अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। चूँकि एक दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। तो अगर आपके पास ये गोल्डन चांस है तो इसे कैश करें। आज के दिन किसी भी रूटीन का, किसी अच्छी चीज़ का आपने आगाज़ करना है तो ज़रूर करें और अल्लाह का नाम लेके करें। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरीन होंगी। लेकिन इसके साथ साथ वीकेंड भी शुरू हो रहा है और हरमीत पाजी के पास जाने से पहले आज प्रोग्राम का आगाज़ मैंने इस एहद से किया है कि मैंने आपको अच्छी खबरें ही देनी है। ढूंढ ढूंढ कर हमारी टीम लेकर आती है कि अच्छी खबरें क्या होनी चाहिए। लेकिन फरवरी का महीना शुरू होते साथ ही आपको पता है कि एक ही वाहिद चीज़ है पूरे पाकिस्तान में जो थोड़ा सा हमें लाइट कर देती है, वो है क्रिकेट। और पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रहा है फरवरी को। 13 फरवरी को आगाज़ हो जाएगा और लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। सियासी तजब्जुब जो पाया जा रहा है और माशी बदहाली जो है, उसके बावजूद भी मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी भी सर उठा रही है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल में ये जो PSL है वो थोड़ा सा आवाम को एंटरटेन कर सकता है, सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो इस हवाले से हरमीत पाजी क्या कहते हैं, उनके पास इस्लामाबाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, आपने दुरुस्त कहा कि कहीं ना कहीं क्रिकेट जो है, एक तो शायकीन ने क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद है हमारे मुल्क में, और जब भी इस किस्म का इवेंट होता है तो हमने देखा है कि एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। और PSL की बात की जाए तो जो रौनकें हैं मुख्तलिफ स्टेडियम की, मुख्तलिफ शहरों की, वो दोबारा बहाल हो जाती है। और वैसे भी लोग जाते हैं बड़ी तादाद में, खासकर रावलपिंडी की अगर मैं बात करूँ तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि हमें तो जाना, कभी कभी हमें भी जाना पड़ जाता है, वैसे भी करीब है और टिकट तो आपको पता है कि आसानी से मिल जाती है हमें, तो बड़ी रौनकें होती हैं। और वहाँ पे बैठने का अलग एक मज़ा होता है। और जब कोई छक्का चौका या कोई विकेट गिरती है तब जो शायकीन की तरफ से जिस किस्म की दाद दी जाती है, या एक टीम दूसरी टीम को सपोर्ट लोग करते हैं, तो आपने दुरुस्त फरमाया कि अब ये रौनकें दोबारा बहाल होने वाली हैं। और इस पर भी हमारी भी कोशिश होती है कि हम उस पर भी रेगुलर तबसरा करते तो रहते हैं। लेकिन बहरहाल ये रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जो है ये अब शुरू होने वाला है। और हम देख रहे हैं कि सर्दियाँ जो है वो जाने को है, बहार का मौसम आ गया। और आपको पता है कुछ अरसा कबल बहार को हम एफिलिएट करते थे बसंत मेले से। कल मैंने फरीहा का एक गाना सुना और मैं सारा दिन यकीन करें बसंत का वो गाना सुनती रही और उसको एंजॉय करती रही। एक ज़माना था, आपको पता है, लोग फरवरी में बसंत का इंतजार करते थे। फिर एक टाइम आया कि आपको पता है 13 फरवरी की हम बात करें तो 14 फरवरी की बात भी कर लेते हैं। आपको पता है वैलेंटाइंस डे को लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, फिर लोग उसका इंतजार किया करते थे। लेकिन अब PSL ने थोड़ा रिप्लेस कर दिया है मामला। क्रिकेट के शायकीन जो है वो घर में क्रिकेट करके अब लोग जरा भूल गए हैं 14 फरवरी को। ऑल दो 13 फरवरी के लिए तैयारियां काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। और इस दफ़ा आपको पता है कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वहाब रियाज साहब, इंटरिम गवर्नमेंट में, आपको पता है पंजाब में वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आएंगे। ये कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं उनसे कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और पंजाब की जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में खासतौर पर इक़दाम उनकी जानिब से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे, तो वो इन एक्शन नज़र आएंगे हमें लगता है कि इस पाकिस्तान सुपर लीग में। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि फरवरी में ही एक और अहम चीज़ होने जा रही है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, यानी तमाम जमातें जो हैं उनको इकट्ठा करने की बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से की गई है। और ना सिर्फ बात की गई है बल्कि हरमीत इक़दाम भी किए गए हैं। आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो सियासी तजब्जुब पाया जा रहा है, मुआशी बदहाली है और मुल्क हमारा इतनी बुरी तरह मुतासर है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें जब तमाम जमातें इकट्ठे होने की सिर्फ बात करती है तो हमें लगता है कि शायद होप कहीं ना कहीं नजर आना शुरू हो जाती है कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। और इमरान खान को भी इसकी दावत दी गई है। आपको क्या लगता है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कि मेरे ख्याल से कोऑपरेशन दिखानी चाहिए, एक दफ़ा सबको इकट्ठे होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर इस किस्म की सिचुएशन हो, चाहे टेररिज्म, जिस किस्म से दोबारा हम टेररिस्ट को एक्टिव देख रहे हैं हमारे मुल्क में, और आपने देखा पिशावर, कल कुछ फुटेज जो हैं वो भी मंजर आम पर आई कि कैसे दहशतगर्द इन हुआ। वैसे भी पुलिस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कोई शक नहीं है, बड़े आसानी से आप जा सकते हैं। मैं जब भी पिशावर गया हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ केसेस के हवाले से जब भी DPO ऑफिस या दीगर हमें जाना पड़ा है तो इस किस्म की कोई चेकिंग नहीं होती है। तो अब तो खैर अब तो करनी है। लेकिन बहरहाल उसमें भी अगर आप देखें ये जो वाकया हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसे वाकयात होने के बाद हम इकट्ठे होते हैं। कभी ऐसा भी हो कि वाकया ना हो और हम इकट्ठे हों और हम मुल्क के मफाद का सोचें और मुल्क को आगे ले जाने का सोचें, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा। लेकिन जब भी इस किस्म का सानिया होता है, आपको याद होगा सानिया APS का जो मामला हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे जो धरना दिया गया था खान साहब की जानिब से 126 दिन का,
तब जाके इकट्ठ हुआ और सब एक मेज पर बैठे और कुछ मामलात जो हैं उस पर गौर फिक्र हुआ। तो हमेशा यही होता है कि हम किसी न किसी सानहे का इंतजार करते हैं। ऐसा होना चाहिए कि सानहे से पहले हम एक मुल्क को इस चीज से वहां से, अगर चाहे वो दहशतगर्दी का मामला या माशी बहरान है, दीगर मामलात है। मैं देख रहा था एक रिपोर्ट हिंदुस्तान की जानिब से थी जो 1991 में मैं जब उनके हालात देख रहा था, यानी आज जिस हालात से हम दो चार हैं, इन हालात से वो 1991 में बड़े दो चार थे। फिर उन्होंने पूरी जमातें जो हैं, नरसिम्हा राव उस वक्त के वजीर आजम थे, तो पूरी जमातों को इकट्ठ किया और मुआशी एक पॉलिसी बनाई और उसके बाद उन्होंने इस पर अमल किया कि जो पार्टी आएगी, जैसे होगी, उसका जो भी नजरिया होगा, लेकिन मुआशी मामलात में उनका जो अब मामलात तय हो चुके हैं उस पर ही अमल होगा। और आज हम देख रहे हैं कि यही वजह है कि हिंदुस्तान की खुशहाली या 23 करोड़ आवाम को गुर्बत से निकालना को जो सहरा जाता है मोदी को, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो पॉलिसी थी उसमें तमाम तर पार्टीज ने उस पर हमें अच्छी चीजें जो है अपने पड़ोसियों से सीखनी चाहिए। चाहे हमारे दरमियान बहुत से सारे अगर फासला भी हैं, बहुत सारी कदूरतें भी हैं, लेकिन चीजें हमने सीखनी जरूरी है। सो बहरहाल ये जो इकट्ठ हुआ है मैं समझता हूँ ये अच्छा है और इमरान खान साहब को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि खान साहब इनको चोर डाकू पता नहीं कौन कौन से लक़बात से वो जो खिताबात उन्होंने दिए इनको, तो मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन मुल्क के मफादात में और जो मुल्क जिस बुहरान से चल रहा है, और मेरे ख्याल में अगर इसमें जो अस्करी क़यादत है वो बैठेगी तो ऐसा लगता है कि फिर इमरान खान साहब की जानिब से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके साथ साथ एक और अहम खबर ये भी, जिसके हमने कल भी हवाला दिया था, कि एपेक्स कमेटी का इजलास भी बुलाने की बात की जा रही है। केपी गवर्नमेंट और निगरान हुकूमत कोर कमांडर जो है वो इसमें शरीक होंगे। इसके अलावा अयाज सादिक ने इस वक्त पैगाम पहुँचाया है और कहा जा रहा है कि असद कैसर और परवेज़ खटब को ये पैगाम पहुंचाया गया है कि पीटीआई के भी 2 नुमाइंदे जो हैं वो इसमें शरीक होंगे। तो ये दावतों का सिलसिला जो जारी है, इस पर उम्मीद है कि तमाम पार्टीज़ की जानिब से कॉपरेशन दिखाई जाएगी और मिल बैठकर बैठेंगे तो शायद इस बारे में सोच सकें कि अब मुल्क का सोचना चाहिए, अपनी तमाम इख्तलाफात को परे रखते हुए अब मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। और तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। जो हमारा डाउन होता है उसमें टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ऑल हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से बुलाई गई है, तमाम लोगों को दावतनामे भिजवा दिए गए हैं और इसकी तारीख जो है वो 7 फरवरी की है। तो उम्मीद है कि फरवरी में कुछ अच्छा होगा हमारी सियासी सूरत हाल में और तमाम जमातें मिल बैठेंगी। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और सोशल मीडिया की हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, वीक का लास्ट शो होता है। हमारी कोशिश होती है कि मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं उन पर बात की जा सके, ताकि आप थोड़ी सी थेरेपी मिल सके आपको थ्रू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सोशल मीडिया के जरिए ख़वातीन को रहनुमाई देने वाली एक ऐसी वकील है जो कि काम कर रही हैं। रहनुमाई की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, लेकिन एक बड़ी आम चीज़ है अरमीन, जिसके बारे में शायद आप भी सेकंड करेंगे कि मशवरे मुफ्त हमें इर्द गिर्द से बहुत मिलते हैं। मशवरा देने में और रहनुमाई करने में बड़ा फ़र्क है। आप हर दूसरा बंदा आपको मुफ्त मशवरा दे रहा होता है और एक ही चीज़ पाकिस्तान में जो मुफ्त मिलती है वो है मशवरा, लेकिन रहनुमाई, दरअसल रहनुमाई करना ये बहुत कम लोग करते हैं और ख़ासतौर पर ख़वातीन की रहनुमाई करना जो बहुत सारे मुफ्त मशवरे भी मिलना मुश्किल हो गए। सो अगर आपने देखा है तो कहीं ना कहीं शहरों में हर जगह कोई ना कोई ऑफिस खुला हुआ है, मशवरे देने के लिए भी आपको फ़ी देनी पड़ती है, लेकिन देहात में ये मशवरे आपको फ्री मिल जाते हैं। बहरहाल आपने दुरुस्त फरमाया कि किसी न किस तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है, हमें भी अपने शो में ऐसे लोगों को लाना पड़ता है जो कम से कम आपकी रहनुमाई कर सकें। जिन चीज़ों का हमें नहीं मालूम होता है, घर में बैठी ख़वातीन को नहीं मालूम होता है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका भी मिल जाता है। हाँ, तो आप ऐसी एक वकील से आपकी मुलाकात कराएंगे जो घर बैठ के सोशल मीडिया के जरिए आपको गाइड करती हैं। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट योर करियर, और इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, आप साइकोलॉजिकली फिट हैं, आपके इमोशंस हर्ट हैं, या कुछ भी 100 मसाइल होते हैं आपको पता है इंसानी ज़िंदगी में, उन सब के लिए रहनुमाई के लिए वो किस तरह से काम कर रही है, इस प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस इन द शो लेटर। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। हम हमेशा बात करते हैं उम्मीद कि हम जब मुल्क में दिवालिया होने की बात करते हैं और हम बात ये करते हैं कि कहाँ कहाँ पर मराआत किन किन ऑफिसर्स को मिल रही हैं, और अल्टीमेटली बिजली के प्राइसेस हों, गैस के हों, नर्ख बढ़ाने की बात की जाती है, तो अल्टीमेटली हम ये समझते हैं कि आम आवाम पर इसका बोझ आएगा। लेकिन अगर हम बात करें वो तमाम अफसरान जो शहाना शान जिनकी तमाम चीज़ें हैं, वो गाड़ियाँ हों, वो घर हों, वो पेट्रोल हो, वो उनका रहना सहना हो, उनके फार्म हाउसेज हों, उनके सरकारी जितने भी दौरे होते हैं,
उन तमाम चीज़ों का एक्सपेंस हो। तो ये सारी मराआत जो हैं ये किस तरह से इन लोगों को मिलती हैं, ख़ासतौर पर FBR का आवाम के टैक्सेस से अपने अफसरान को ये जो भारी मराआत देने का एक रविश है, एक तरीका है, एक रिवायत है, इस पर आज पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट से हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कि हमें जो चीज़ें पता है, चले वो तो हमें पता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और क्या है, कहाँ से कौन कौन सी मराहत इनको मिलती है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस सेगमेंट में। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन इट्स फ्राइडे, सो हम कोई ऐसी बात करेंगे कि जिससे आपको ये थोड़ी ना झटका देने की कोशिश करते हैं ना, मुँह एक शॉक देते हैं कि भाई आप अगर कंफर्ट जोन में हैं तो फिर आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं और रेड फ्लैग्स को आपको फौरी तौर पर देखना पड़ेगा। आप एक रूटीन में जा रहे हैं और ज़िंदगी चलती चली जा रही है और आपको लग रहा है कि आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे, तो इट्स मीन कि आप कंफर्ट जोन में हैं। ज़िंदगी में चैलेंजेस अगर आते रहे और जहाँ पर आप डिसकम्फर्ट फील करें, मतलब कि आप एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, अगर अपनी जॉब की हम हरमीत बात करें तो बहुत सारे लोग उस जॉब से निकल कर कुछ और रिस्क लेते नहीं है, बिकॉज वो उनका कंफर्ट जोन होता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो कंफर्ट जोन को छोड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक्सेल करने के लिए, कामयाब होने के लिए, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। आज चलिए चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। आज का डेली डोज जो है वो सबसे पहले इतनी अच्छी खबर है ये, और मुझे ये सोल्यूशन भी लगता है। फौरी तौर पर खबर आपको देते हैं, पेट्रोल तो महंगा हो गया, ये सब आपको पता है, लेकिन पाकिस्तानी कौम आपको पता है कि हमेशा कोई ना कोई अल्टरनेटिव या सोल्यूशन निकाल लेती है। अब ये एक तालिब इल्म है, इसका जो ताल्लुक है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से है। उसने ऐसा तरीका निकाला है कि आजकल एक गाना भी बड़ा फेमस है, आपने वो सुना भी होगा ऑल्दो सोशल मीडिया पे, पेट्रोल महंगा होने पे जनाब ने निकाला घोड़ा और घोड़े की सवारी करके यूनिवर्सिटी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भी पेट्रोल तो महंगा हो गया, छड्डो कोई गल नहीं, हमारे पास और बड़े हल है। तो जी ये वो सवार हुए अपने घोड़े पे, घुड़सवारी करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंचे, और ऐसे तो लग रहा था कि दुल्हनिया लेने जा रहे हैं, लेकिन किताबें लेके साथ गए हैं और साथीज़ा को दिखाया कि भी देखिए अब मेरे पास तो यही हल है। हरमीत, मेरे ख्याल से अब स्टूडेंट्स जो है ना, वो उनके पास यही वाहिद हल रह गया, अब दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। अच्छा, अगर हम वैसे भी अगर आजकल के घोड़ों की बात करें, उनको पालने की बात करें, तो उनकी खुराकें भी जो हैं वो पेट्रोल से कुछ कम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ने एक मिसाल अच्छी दी है कि जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म की चीज़ें जा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि हम फिर जो है आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही चले जा रहे हैं। तो घोड़ा लेके ये पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी के दरवाजे के सामने, और जाहिर बात है कि पेट्रोल नहीं है भैया, और दरवाजे पर जब रोका गया कि भाई अंदर तो नहीं जा सकते हैं, तो उसने क्या कहा ये आप ही बता दें। मैं बताती हूँ। उसने कहा कि देखिए अगर पेट्रोल सस्ता नहीं करना तो मुझे तो घोड़ा पार्क करने के लिए जगह चाहिए। अब जहाँ घोड़ा पार्क होगा वहाँ पहले कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क होती होगी। तो जी अभी इजाज़त तो खैर नहीं मिली, लेकिन वो लड़ता रहा, और अभी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है या हो गई है, तो हमने कहा आपको भी दिखा देते हैं, लेकिन डोंट ट्राई एट होम। अच्छा, वैसे मुझे याद है सोहा के हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो जब MPA थे खैबर पख्तूनख्वा के और अपोजिशन से उनका ताल्लुक था, तो खान साहब की हुकूमत में जब पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो या 5 रुपये महंगा हो तो वो साइकिल पे चले आए, हालांकि उसके पास अच्छी भली गाड़ी थी। तो जब उनसे साफी ने पूछा कि क्या हुआ है जनाब, तो कहा कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया है, 5 रुपये महंगा हो गया और इसलिए मैं साइकिल पे आया हूँ। लेकिन आज देखें कि 300 मामला जो है अब नेक्स्ट हफ्ते में 300 तक चला जाएगा। डराना नहीं चाह रहे, घबराना नहीं, वो कहते हैं ना खान साहब ने, घबराना नहीं है, लेकिन बात यह है कि मामला जो है वो 35 रुपये बढ़ गया। लेकिन अब हमें ये नज़र नहीं आ रहा है कि जो मौलाना साहब के लोग थे या दीगर लोग थे वो कहीं खामोश नजर आते हैं। बहरहाल ये घोड़ा अच्छी मिसाल है, और अच्छी मिसाल जो है दी हमारे हुक्मरानों को, हमारे ऐवानों में बैठे जो अवामी नुमाइंदे हैं कि भैया अब बर्दाश्त हद से हो गई है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे हरमीत कि डोंट ट्राई एट होम। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना, और छोटे छोटे बच्चे जिद करें कि अब्बा मुझे भी एक पोनी लेके दें ताकि मैंने भी उस पर जाके सवार होकर स्कूल जाना है, तो आपको घर पे ये ट्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दुआ करें कि पेट्रोल सस्ता हो जाए या मुल्क के हालात थोड़ी बेहतर हो जाए, तो शायद फिर चीज़ें बेहतर हो जाए। और तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अब ये शौक नहीं है, इस शौक का कोई मोल इसको कह सकते हैं, या फिर आपकी सुई अगर अड़ जाए, एक स्लैंग वर्ड है ना, बड़ा इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि मेरी सुई इस चीज़ पे अड़ गई और मैंने ये करना है बाय हुक और बाय क्रुक। अब यही एक एग्जांपल हमने आपको टिकटॉकर की दी है। सस्ता पिज़्ज़ा खरीदने के लिए ये जनाब टिकटॉकर लंदन से पहुंच गए फौरी तौर पर अपनी फ्लाइट लेकर इटली, जस्ट बिकॉज इनको सस्ता पिज़्ज़ा चाहिए था। और ये सस्ता पिज़्ज़ा जो है इन्होंने लंदन में एक रेस्टोरेंट में देखा तो वहाँ 19 पाउंड का था, और इन्होंने कुल मिला के इतनी कीमत बजट लगाया कि मैं अगर जाता हूँ ये सस्ता पिज़्ज़ा खरीदने के लिए तो वो टोटल बजट इनका 19 पाउंड था। हमने कहा मैं तो नहीं खरीदूंगा, अब मैं खरीदूंगा तो सस्ते खरीदूंगा, चाहे उसके लिए मुझे फ़्लाइट बुक करा कर टिकट लेकर मुझे अब इटली क्यों ना जाना पड़ा। तो ये जनाब उन्होंने वीडियो लगाई है सोशल मीडिया पे। हरमीत, बस अड़ जाए ना आप किसी बात पे तो फिर आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने वो टारगेट पूरा करना होता है।
बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ, लेकिन बहरहाल अगर आप पूरे इसमें देखें तो $2 इसको ज़्यादा से ज़्यादा बचे हैं और वहाँ पे ये पहुँचा है, पिज़्ज़ा को भी एंजॉय किया और साथ में जो फ्लाइट है उसका भी मज़ा लिए और उसके वो वीडियो जो है वो भी इसने वायरल किया है सोशल मीडिया पे। तो ऐसा होता है कि खाने के जो शौकीन होते हैं चाहे वो जहाँ पे भी हो वो पहुँच जाते हैं कहीं ना कहीं। अब मैं यहाँ पे होता हूँ ना इस्लामाबाद में, मेरे बहुत सारे दोस्त प्लान करते हैं कि हरमीत हमने ना जाना है पेशावर चरसी टिक्का खाने के लिए, रातों रात यहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से 2 बजे 2:30 बजे फिर वापसी इस्लामाबाद की। तो ये खाने के जो शौकीन होते हैं वो फिर इसको नहीं देखते कि फासला कितना है, लेकिन पहुंचना तो जरूर है उन्होंने। लेकिन आपको पता है ये ट्रेंड हर जगह है। आप पेशावर जाने की बात करें, इस्लामाबाद के लोग टारगेट रखते हैं कि हमें पेशावर जाना है, लाहौर के लोग टारगेट रखते हैं कि आज तो नाश्ता इस्लामाबाद से करके आएंगे, सुबह सुबह निकलते हैं, शाम को लाहौर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये तो जनाब लंदन से इटली का सफर था और फ्लाइट के जरिए था, लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि नहीं भी मीडियम पिज्जा खाना है और 19 पाउंड का अगर मुझे रेस्टोरेंट दे रहा है लंदन में तो व्हाई नॉट इटली। अब घूम फिर के भी आते हैं। और ये चूंकि टिकटॉकर है तो आपको पता है टिकटॉकर इस तरह के एडवेंचरस होते हैं, या आप ये कहें इनका दिमाग भी थोड़ा इस हवाले से ना हेरा फेरी हुई होती है कि हमने अगर कुछ करना है तो ऐसा करें जो ट्रेंड बन जाए या ऐसा करें कि कुछ वायरल हो जाए। तो भाई ये वीडियो लगा उनका यही था कि वायरल हो जाए, और वायरल हो गए तो हमने खबर दी है। इसका मतलब घूम फिर के हमारे तक खबर पहुंची है तो हमने आपको दी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो भी इस तरह की ही इंटरेस्टिंग खबर है कि आपको ऐसी मुलाजमत करने के लिए मिले तो हरमीत हम तो पनीर ही अपने घर में सोना उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ पनीर के इर्द गिर्द हो। दुनिया की बेहतरीन मुलाजमत है ये। मैं आपको बताती हूँ, आप मुलाजमत सुने ना जिसमें कुछ किए बगैर 2.5 लाख रुपए कमाना मुमकिन है। अब इसमें करना क्या है? अब एक ऐसी तहकीक एक ऐसी कंपनी ने, जो कि कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है, वो ये कहते हैं कि हम इस तहकीक को वेरीफाई करना चाहते हैं कि कहा यह जाता है कि पनीर खा के अगर आप सोते हैं तो आपको डरावने ख्वाब आते हैं, और इसकी तहकीक में शामिल करने के लिए लोगों को उन्होंने कहा कि आपने कुछ नहीं करना, बस इस तहकीक का हिस्सा बनना है। क्या करना होगा? पनीर खाना होगा, पनीर खा के सो जाना होगा, डरावना ख्वाब ना भी आए तो को डरावना ख्वाब आया है और 2.5 लाख ले लो, बस इतनी सी बात है। 2.5 लाख ले लो, आराम से ले लो। वैसे इस मामले में पाकिस्तानी हम वैसे भी तेज होते हैं, बाहर की दुनिया में झूठ बहुत कम बोला जाता, बल्कि नहीं बोला जाता है, वाकई में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। हाँ। हम हैं तो हम तो पास हैं इस मामले में, तो हम कहते हैं भैया होए होए बड़ा खतरनाक सा ख्वाब आया था, मैं तो डर के पसीना पसीना हो गया। लेकिन पनीर की बात है, पनीर वैसे ही बड़ा मज़े का होता है। मुझे तो मटर पनीर पालक पनीर बहुत पसंद है। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं दावत होती है तो भाई इसका तड़का अगर लग जाए तो उसका अलग मज़ा आता है। लेकिन वैसे अगर आप ये ऑफ़र अगर हमें दी जाती, आपको याद है जब कोरोना में वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ और कई जगह में लोग नहीं लगा रहे थे, तो वहाँ पे 500 रुपये की जब ऑफ़र हुई, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई रियासत थी, और वहाँ पे लोग धड़ाधड़ जो है वैक्सीन की तरफ आगे बढ़े। तो इस किस्म की ऑफ़र हमारे मुल्क में नहीं आती, वरना पूरा मुल्क जो है ना जिस किस्म के हालात हैं तो हम पूरे कहेंगे बेरोजगारी की शरह वैसे बढ़ चुकी है, तो हम कहेंगे भाई एक तो पनीर खाना है, ऊपर से वैसे ही बोलना है कि भैया बहुत डर गए हम। लेकिन आपको पता है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको 2.5 लाख मिल जाएगा। ऑब्वियसली आपने मेहनत करनी होगी, सिर्फ रिसर्च करके पनीर ढूंढनी नहीं है, इसके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। वेबसाइट पे जो फॉर्म दिया गया है अरमीत, उसमें इतनी 1001 शराइत रखी गई हैं कि आपको अकेले सोना है, ये शर्त होनी चाहिए, आपको अकेले सोने की आदत होनी चाहिए। वो ये जानना चाहते हैं कि आप अकेले सोएंगे तो क्या डरावने ख्वाब आते हैं, तो आप उठ के जाग जाते हो। साथ आपको पता है कोई लेटा हो या साथ कोई सो रहा हो तो आपको वैसे ही डर नहीं लगता है कि आपको ना बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि चलो कोई ना कोई साथ है, अगर कोई भूत आएगा तो मुझे डराएगा तो ये भी साथ ही डरेगा। तो आपने अकेले सोने की आदत है, ये आप में होनी चाहिए। इसके अलावा उम्र की बड़ी रिस्ट्रिक्शन है जनाब, 21 साल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि 21 साल के जो लोग होते हैं उनकी नींद बड़ी आइडियल होती है। जैसे कि मैं अभी प्रोग्राम के आगाज़ में हरमीत से कह रही थी कि हरमीत आप ये देखिए कि जल्दी सोना नेमत है एक बहुत बड़ी। जो लोग मुझे लगता है कि जल्दी नहीं सो पाते, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये उनकी किस्मत में ही नहीं है कि वो जल्दी सो नहीं पाते या सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। हरमीत जनाब मुझे कह रहे थे परसों मैं 8:30 बजे सोया और मैं इनसे स्टोरी शेयर करी कि कल मैं 8 बजे सो गई। तो आप सोचिए कि आप भी जो स्क्रीन के उस तरफ लोग हमें देख रहे होंगे हैरान होंगे कि 8 बजे कौन सोता है। मतलब लोग हैरान होते हैं हरमीत इस बात पे, लोग परेशान हो जाते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जैसे पता नहीं कोई चर्च चीज़ हमने कर दी हो। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, उसके लिए मेहनत थोड़ी बहुत ज़रूरी है, थोड़े बहुत जो है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ज़्यादा, जिस किस्म का सुबह से हमारी शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं रात में लगती है तो फिर सोना तो बनता है। मेरी तो आदत है भाई, अगर मुझे जो टाइम मिला खाना खाया थोड़ा सा, और वैसे रात का खाना बड़ा कम खाता हूँ मैं, तो भाई एक आधा घंटा या घंटा उसमें थोड़ा सा वक्फा लेना पड़ता है और फिर नींद आती है कमाल की। वैसे वो कहते हैं ना कि घोड़े बेच के जैसे बंदा सो जाता है,
तो ये है, और सुबह सवेरे उठना पड़ता है हमें, भाई वैसे भी अब आदत हो गई है टाइम टेबल। लेकिन अगर आपने ठीक करना है, बहुत सारे लोग जो है इस सवाल से गिले शिकवे करते हैं कि नींद नहीं आती, आती है, थोड़ा कुछ ठीक करना पड़ता है, नींद आ ही जाती है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, बच्चों को सिखा सिखा के बच्चों को बड़ा कर दिया, लेकिन बड़े इस खबर को भूल गए हैं और नहीं सोते जल्दी और सुबह टाइम से नहीं उठते और ज़िंदगी पूरी तरहम भरम हुई पड़ी है। लेकिन हम नहीं सोचते इस बारे में हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। ऑल दो ये खबर देने का मकसद ये नहीं था कि आप अप्लाई करने भाग जाए, वेबसाइट ढूंढना शुरू कर दें। सॉरी टू से, सिर्फ अमरीकियों के लिए है, अमरीका के लोग ही सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इतनी रिस्ट्रिक्शंस में ये भी शामिल है कि अगर आपको दूध से एलर्जी है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस। अगर इसके अलावा नींद के मसाइल का सामना है, जो कि बहुत सारे लोगों को होता है, किसी को इंजूमिया है कि वो सोच सोच रात को नींद में चलना शुरू कर देता है, किसी की नींद बहुत कच्ची होती है, इन सब मसाइल की वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो डोंट ट्राई टू अप्लाई फॉर ऑल दीज SOPs और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। आखिरी खबर है ये, और आखिरी खबर जो है वो ये है कि आबी कवल की सबसे बड़ी किस्म ने मुतादिद आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब आपको पता है कि अगर हम आबी कवल की बात करें तो ये खूबसूरत इतना लगता है, मतलब बचपन में हमारी बुक्स में सबसे फ्लावर्स की अगर हम बात करें या आबी कवल की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसको पढ़ना लगता था, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्ट भी करता है और बहुत नायाब भी होता है। लेकिन अब ये जो मैं आपको खबर दे रही हूँ दरअसल ये है कि सबसे बड़ी किस्म ने मुतादिद आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हो गया है। और हरमीत की हमेशा से, मुझे बचपन से ये बहुत अट्रैक्ट करता है। वैसे आपने बात की, आपने बुक में पढ़ा है, और हमारे गांव में मुख्तलिफ जो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पगडंडियां हैं, और उसमें कवल का ये जो फूल है ये खिला रहता है, और हमने तो वैसे बड़े करीब से इसको देखा है और बड़ा एंजॉय किया। और वहाँ कहीं ना कहीं ऐसे चश्मे होते हैं, उसके आसपास खूबसूरत सी पगडंडियां बनी होती हैं। तो ये जो विजुअल में दिखाया जा रहा है, इसी तरह ही जो है विजुअल, या अगर हम देखें या कैप्चर में अगर गांव जाऊं तो वहां से लेके आ सकता हूं। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि इसकी अलग एक अट्रैक्शन होती है। वैसे भी फूल की तरफ आप जाते हैं और फिर अगर रंगारंग फूल आपको मिले या नायाब, क्योंकि जाहिर बात है पानी में इसका उगना भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो जाहिर बात है अगर हम यहाँ पे इस्लामाबाद में मैं बात करूँ तो फूलों का जो रोज़ गार्डन है या दीगर ऐसे गार्डन बने हुए हैं, अब मार्च जैसे आएगा तो मुख्तलिफ फ्लावर जो हैं इस्लामाबाद की शाहराहों पर और मुख्तलिफ पार्क्स में आपको रंगारंग फूल जो हैं, और मेले ठेले भी लगते हैं, बड़े खूबसूरत से वो एग्जीबिशंस होती हैं फ्लावर की, तो उसको भी जब आप जाते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये जो फूल है वाकई में यूनिक है, नायाब है, और बहुत ही कम ऐसी जगहों में पाया जाता है जहाँ पे कहीं ना कहीं तालाब, छोटी पोटी जो है वो पगडंडियाँ हों, तो उसमें ही उग के नज़र आते हैं। और आपने तो वैसे ही आपको किताबों में बड़ा अट्रैक्ट किया है, और आप देखेंगे जब आप रियल में देखती हैं तो उसकी खूबसूरती, और फिर आपको मजीद आपका दिल करता है कि मैं इस किनारे बैठा रहूँ और इसको ही देखता। और आपको पता है इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि 177 साल से ये जो है इसकी किस्म को कुछ और समझा जा रहा था, लेकिन ये सबसे बड़ी किस्म है। आप साइज तो देखें ना, ये अमेरिका का एक गार्डन है जहां पर इसको रखा गया है। पहले इसकी मिसकंसेप्शन थी, इसे कुछ और समझा जा रहा था, लेकिन अब डायग्नोस किया है 177 साल बाद तो पता लगा है कि ये आबी कवल की सबसे बड़ी किस्म है, मतलब साइज में सबसे बड़े हैं। और देखिए कितने ह्यूज है, हमने जो देखे हैं वो छोटे छोटे हैं साइजेस में, और ये किस्म जो है वो वहीं पाई जाती है। और इसको अब डायग्नोस करने के बाद उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज करा दिया है। सो अच्छी बात है, नेचर के करीब रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। ऑल दो वी आर डन विद आवर डे टुडे, और अब एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फाइनली इस चीज़ का फैसला कर लिया गया है कि कुछ नहीं तो सब मिलकर बैठते हैं, बातचीत ही करते हैं, बातचीत से शुरू होते हैं मामला, नेगोशिएशन तक पहुंचते हैं, तमाम तरह इख्तलाफात को ख़त्म करके, ख़त्म तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बीइंग उनको भूल के सबका इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, माशी बदहाली के बारे में, सियासी जो तजब्ज़ु पाया जा रहा है उसके हवाले से कोई बातचीत की जा सके। इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। फ़ारूक सुहेल गोइंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर आपको जुम्मा मुबारक। कहिएगा कि आज के दिन ये मतलब कल शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्होंने फैसला किया कि 7 फरवरी को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, और आपको पता है एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान को भी दावत दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि सबको इस मौके पर कोऑपरेशन का मुजाहरा करना चाहिए? आपको लगता है कि दावतनामा जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा इमरान खान की तरफ से, या इस पर भी बस जिद रहेंगे? मेरा ख्याल वो कर लेंगे कि इसलिए कि ये शहबाज शरीफ साहब ने पैगाम दिया है, यानी वो पैगाम रसा है। असल में ये IMF की रिक्वायरमेंट है, वो 9 फरवरी तक यहाँ बैठे हुए हैं।
खाते खोल के, जैसे आपने पढ़ा कि 17 गेट से ज्यादा जो ऑफिसर्स हैं उनके एहसासों की उन्होंने तफसील मांग लिया है। तो उन्होंने कहा हम कोई भी मुआहदा करेंगे तब करेंगे अगर उसमें ऑपोजिशन शामिल होगी। Yes. और उन ऑपोजिशन से भी IMF का राब्ता है और हुकूमत का भी राब्ता है। और आपको पता है कि ये वही इमरान खान है जो 3 साल से पहले जब हुक्मरान थे तो कहते थे IMF से कर्जे नहीं लेंगे, फिर उन्होंने भी लिए, वर्ल्ड बैंक से भी लिए। तो ये कंडीशन असल में IMF की है। डंडा चढ़ा हुआ है, इस्लामाबाद में आके बैठे हुए हैं IMF वाले। अगर पैसे वैसे तो एक प्रैक्टिकली तो डिफॉल्ट है हम, लेकिन वो डिफॉल्ट अनाउंस नहीं करना चाहते, खुद उनको उसका नुकसान है। तो ये कंडीशन असल में IMF की है। तो मियां शहबाज शरीफ साहब तो एक पैगाम रसां की तरह है इस सारे मामले में। डिसीजन उनके पास नहीं है अपोजिशन को बुलाने का, डिसीजन अब IMF के पास है। तो आप समझे कि पाकिस्तान की सुपर हुकूमत IMF के पास है। हाँ बिल्कुल ठीक, आप एक्यूरेट कह रहे हैं जी। हरमीत, अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो शराइत रखी गई हैं, जाहिर बात है कि उसमें आपने जिस तरह फरमाया कि अपोजिशन को भी जो है यही भी शर्त थी कि अपोजिशन शामिल होगी। जाहिर बात है कि आगे अगर ये पैकेज आता है तो फिर जिसकी हुकूमत ही वो मानती या नहीं मानती है। आपको लगता है सर कि इमरान खान साहब कुछ कि जिस तरह जब उनकी हुकूमत थी तब उन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने ही इस डील को मौखर किया और कहीं ना कहीं हिले बहाने बना के जो है ये मामला इस नहज पर पहुंचा है, तो कहीं गड़बड़ हो सकती है सर, आपको क्या लगता है? देखिए, इमरान खान कोई ऐसे नजरियाती लीडर नहीं है जैसे वो पेश करते हैं या उनके फॉलोअर समझते हैं। उनकी इकोनॉमी पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पूरी PDM की इकोनॉमी पे इनका एक ही एजेंडा है, नेशनल और इंटरनेशनल। ये सरमायादारी निजाम के बिल्कुल मानने वाले हैं। और इमरान खान ऐसे मौज़ेतुंग भी नहीं है, लेनिन भी नहीं है, कमाल अतातुर्क भी नहीं है कि वो मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? अगर वो बाजवा साहब से राब्ते कर सकते हैं, आर्मी चीफ, जिन पर वो इल्जाम लगाते थे कि उनको उन्होंने निकाला है और मामला किया उनके साथ खराब, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इन लीडरों से आप ये तवक्को करें कि ये असूल परस्त हैं, नजरियाती हैं और इनके पास कोई इमरान खान साहब हों कोई मुतबादल एजेंडा नहीं है। जैसे खुद PDM वाले जब आए कि मईशत खराब है, मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती थी महंगाई महंगाई, और उसके बाद उन्होंने वही कुछ किया जो इमरान खान करते थे। लिहाजा इनका कोई इख्तलाफ नहीं है। ये आम लोगों का जो वोटर्स है उनकी जो सोचने का जो उनकी परसेप्शन जो है वो गलत होती है लोगों की। लोग ये तवक्को करते हैं या समझ लेते हैं कि इमरान खान की मईशत पर राय मुख्तलिफ है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, IMF से राब्ता करना, वर्ल्ड बैंक से राब्ता करना, ये जो तकरीरें होती है ना UN में या असेंबली में, इनकी सियासत में प्रैक्टिकल डिसीजन में कोई हैसियत नहीं होती। प्रैक्टिकल सियासत में आपके डिसीजन होते हैं। इमरान खान की PTI और सारी PDM की मईशत पर, सरमायादारी निजाम पर, अमेरिका के साथ रवाबित पर बिल्कुल एक जैसी पॉलिसीज हैं और सब लोग इक्तदार में आने के लिए तैयार रहते हैं। इमरान खान साहब को जरा सी और कॉल आएगी, आप देखिएगा ऊंची ऊंची तकरीरें करके, बुलंद दावे करके सब कुछ करेंगे। लिहाजा ये तवक्को लगाना कि वो अड़ जाएंगे, ऐसा उनके पास मुतबादिल भी नहीं अड़ जाने वाला। अड़ जाने वाला एजेंडा तो कोई लेफ्ट का, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, शावेज हो या लोला हो ब्राजील का, वो मुतबादिल एजेंडा लेके आता है। लिहाजा ये तवक्को ना करें कि वो अड़ जाएंगे, वो मेरा ख्याल तय हो चुका है इनका, मेरी इतलात के मुताबिक। और ये जो लोगों को पकड़ धकड़ छोटी मोटी करते हैं, ये दिखाने के लिए होती है कि हमारी बड़ी सख्त लड़ाई है, हम जनाब एंकर भी पकड़ रहे हैं, लीडर भी पकड़ रहे हैं। ये अवाम को बिल्कुल धूल देने की वाली बात है। मामला तय हो चुके हैं, वो जाएंगे, IMF की शराइत भी मानेंगे इमरान खान इस हुकूमत के तहत, और अपनी हुकूमत के तहत भी मानने के लिए तैयार थे। लिहाजा ऐसी तवक्को लगाना कि वो जाएंगे, वो तब बढ़ते अगर उनके पास कोई मुतबादल मईशत का एजेंडा होता। उनका कोई मुतबादल अच्छा फरूख साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फील लाइक अ पपेट कि हमें ड्राइव किया जा रहा है IMF की तरफ से, IMF के जरिए। अब नेथन पोर्टर जो चीफ IMF के पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन ऐसे में जहाँ पर भी सियासी और हमें माशी बहुत महाज पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है फिलहाल तो, लेकिन अब जब बात की जाती है तो ये की जाती है कि गर्दिशी कर्जा जो है उसको कम किया जाएगा, 6 से 10 रुपए बिजली में बढ़ाए जाएंगे, गैस के नर्ख बढ़ाए जाएंगे। अल्टीमेटली यही बात की जाती है कि आम आवाम जो है उसको शदीद डिस्टर्ब कैसे करना है। इस पर बात क्यों नहीं की जाती कि जो इतनी मराहत की बात करते हैं, FBR की बात कर लें, शहाना शान जो हमारे अखराजात हैं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे बस में हो इंटरिम गवर्नमेंट में मुझे कुछ मिल जाता तो शायद मैं ही कुछ कंट्रोल कर लेती। मतलब गुस्सा नहीं आता, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कि हम इनके शहाना शान चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते।
आवाम को ही डिस्टर्ब करना है आपने। देखिए जी, पाकिस्तान जो है ये अमीर लोगों या हुक्मरान तबका, हुक्मरान से मुराद हुकूमत में नहीं, समाज के हुक्मरान, उनके लिए जन्नत है, क्योंकि लोग पैदावार सही कहा करते आपने। हैं, तभी उनके मुल्क में या बैरून मुल्क असासे बढ़ते हैं। Yes. मेरा ख्याल IMF इस दफा बहुत कुछ करेगा जिसका जिक्र मीडिया में नहीं हो रहा। वो पिंडी वालों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे और वो एटमी असासों पर भी बात कर सकते हैं। जो मुझे मालूम हुआ है वो ये भी कह सकते हैं कि रोल बैक करें, उसको ग्रेजुअली करें। फिर IMF के अपने जो माउथ ऑर्गन्स हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, अमेरिका है, वो हेल्प कर देगा पाकिस्तान की। IMF के अलावा भी अभी उनको भी कह दिया गया है कि मदद ना करें, तो वो पाकिस्तान की आर्मी को भी कहेंगे कि आप फलां शोबे में कम करें। और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वो एटमी असासों पर भी शायद बात करें, जो कि सामने नजर नहीं आपको आ रही। सर मौजूद लोगों के अखराजात। जी, अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जिस तरह फरमाया अभी के पकड़ दकड़ की जो सियासत हो रही है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी 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 ठीक कह रहे हैं जी हरमीत। जी जी। अच्छा फरज साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपने पकड़ दकड़ की बात की, हमें याद है कि जब PDM या नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ये नारा भी लगाते थे कि हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अब आपने देखा कि शेख रशीद के बाद फिर वजाहत और दीगर लोगों को जो है वो फवाद चौधरी मुकदमात की भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बगावत या गद्दार इस किस्म के मामला जो है सियासतदान एक दूसरे पे लगाते हैं। क्या ये मामला जो है, जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम नहीं करेंगे इंतकामी कार्रवाइयाँ, क्या इशारे कहीं और से मिलते हैं? जिस तरह शेख रशीद को अगर देखा जाए, जिसकी सियासत ही गेट नंबर 4 से शुरू होती है। सर देखिए, ये सारे गेट नंबर 4 के ही करता धरता है, उन्हीं के माउथ ऑर्गन्स हैं। ये बिल्कुल थोड़ी सी जो हुक्मरान अशराफिया जब लड़ती है तो उनकी लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है, और वो पकड़ धकड़ भी आर्जी होती है, और लोगों को ये तासर देना होता है अपने वोटर्स के कि हम देखिए, इमरान खान साहब नवाज शरीफ को, मरियम को या आसिफ अली जरदारी साहब को पकड़ते थे, क्या अवाम की किस्मत बदल जानी थी पकड़ने से? मैं खिलाफ नहीं हूँ, कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई हो की जाए, लेकिन लोगों को पकड़ने से कभी मईशत नहीं बदलती किसी मुल्क की। और ये जो लफ्ज है ना, करप्शन खत्म कर दी जाएगी, इमरान खान कहते थे दौलत वापस ले आएंगे। अव्वल तो जो मगरबी दुनिया के बैंकों में दौलत जाती है, वो कभी दुनिया में पिछले 150 साल की तारीख है वापस नहीं आई। बिल्कुल ठीक है। एक ये तो बिल्कुल शराब को मजीद बढ़ाने वाली बात है। दूसरी ये जो पकड़ दकड़ होती है, मैं उस वक्त भी कहता था कि आसिफ अली जरदारी को पकड़ने से अगर पाकिस्तान की मईशत बदल जाती है, नवाज शरीफ पर मुकदमात बनाने से, तो सारी पार्टी को पकड़ ले। असल काम है अपने मईशत के, रियासत के जो बिखरती हुई रियासत है, ये एक रियासत की रिट खत्म हो रही है और मईशत तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, उधर इकदाम करने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले आपकी गुफ्तगू में जवाब देते हुए कहा था कि ये लोगों को आई वॉश किया जाता है कि हम बड़े सख्त हैं, हम करप्शन के खिलाफ हैं, जैसे इमरान खान कहते थे। इसी तरह ये तासर दे रहे हैं कि लोग असल मामला की तरफ ना आए। देखे ना, लोग भी बिल्कुल बेहिस हो गए हैं कि 35 रुपए का पेट्रोल बढ़ता है और लोग बिल्कुल एहतजाज करने के बजाय पेट्रोल लेने पहुंच जाते हैं। वहां पर हजारों लोग पेट्रोल लेके पेट्रोल पंप पर होते हैं। तो पकड़ धकड़ से मईशत पूरी कभी बेहतर नहीं होती। और दूसरी फरूख साहब, ये सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ सर, ये चीज यहाँ पर ऐड कर लें। देखें, अवाम की बात मैंने करनी है, हरमीत ने करनी है और आपने करनी है। अब अवाम भी क्या करे, बाहर निकल के उन्होंने देख लिया, चाहे वो इमरान खान के लिए निकले या नून लीग के लिए निकले, बाहर निकल के उन्होंने देख लिया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दे एक्सेप्ट दैट। उन्होंने वो जो मसला मसाइल उनकी जिंदगी में टिपिकल चल रहा है वो एक्सेप्ट कर लिया कि मुल्क का दिवालिया हो चुका है, अभी चीजें ऐसी चलेंगी और हमें ऐसे सर्वाइव करना है। तो आप ये कहिएगा कि लोग अभी नहीं निकलते, अगर इमरान खान कोई कॉल देते हैं या इस तरह की बात करते हैं या वो इस चीज से रुके हुए हैं, अवाम बाहर निकलना चाहती नहीं है, क्या अवाम को दोबारा से बेदार करने का टाइम है कि इन सबके लिए, इन सबके खिलाफ जो है वो खड़े हो जाएं? देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ, अवाम का शऊर जो है, अफसोस से कहना पड़ता है, अवाम कभी गलत तो नहीं होते, लेकिन वो लोग, वो कौमें जिनका सियासी फिक्री शऊर बिल्कुल पस्त हो जाए, वो शख्सियात के पीछे लगती हैं। अवाम 3-4 धड़ों में, एक धड़ा नवाज शरीफ के साथ है अवाम का, एक धड़ा पीपल्स पार्टी के, एक इमरान के और एक दूसरे रिलीजियस लोगों के। अवाम अपने साथ नहीं है, अवाम मईशत के साथ नहीं है, गुर्बत के साथ नहीं है, नाख्वानदगी के साथ नहीं है कि 2.5 करोड़ बच्चे उनके स्कूलों में नहीं जा रहे। अवाम को फिक्र है, तो मरियम की फिक्र है, नवाज शरीफ की सेहत की फिक्र है, आसफा
भुट्टो जो उनसी हैं वो बेनजी जैसी तकरीर कर लेती हैं, बिल्कुल ठीक। बिलावल भुट्टो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, इमरान खान बड़े दलेर हैं। मुझे इनसे क्या, अगर मैं अवाम हूं, मैं अवाम का शोर अगर आपने देखना है तो वेनेजुएला में देखें, जब जेल तोड़ के ले आते थे अपने लीडर को, तो अवाम को अपने हकूक की फिक्र नहीं है, अपने देवी और देवताओं की फिक्र है कि वो खूबसूरत है, वो अच्छी अंग्रेजी बोलती है, वो बेनजीर जैसी बोलती है, मरियम जोनसी है उसने ये किया हुआ है, उसका हुस्न बढ़ गया है। आप टॉपिक्स देखें ना मीडिया के ऊपर भी, तो अवाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया गया है। अफसोस से इसीलिए अवाम मार खा रही है कि अवाम का जो सर आज फिक्री या सियासी और शऊर है, समाजी खत्म हो गया। पस्त है। बिल्कुल आपने दुरुस्त किया गया। फरमाया। इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें जो आप फरमा रहे हैं, जो अभी ये एपीसी बुलाई गई, जिस तरह आपने फरमाया कि शायद आईएमएफ ही का मामला है, इसको सॉर्ट आउट करना है, लेकिन हमने सानेहा देखा पिशावर का, इससे कबल जो सानेहा आया था एपीएस का, इमरान खान साहब 126 दिन का धरना छोड़ के फिर वहां पे गए और ये मामला हुए। आपको नहीं लगता चाहे वो मुआशी बुहरान हो या दहशतगर्दी में लपेटने से पहले, जब मुल्क लपेट में आता उससे कबल कोई ऐसा जिस तरह 1991 में हिंदुस्तान ने किया, मईशत के हवाले से एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिस पर सबने अमल किया, आप नहीं समझते कि इस सानेहा या इस किस्म की चीज़ों से बचने के लिए हमें पहले से कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए? मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है, आज तो $3 अरब से भी मामला जो है रिजर्व वो कम होते गए हैं और हालात अब से अबतर होते चले जा रहे हैं। सर देखिए, आईएमएफ से आप फर्स्ट एड ले सकते हैं, मैं उसके तकरीबन खिलाफ नहीं हूं, मैं आई एम नॉट प्रो आईएमएफ। दुनिया की जो भी मीशत आगे गई है, तुर्की की आगे मीशत गई है या हिंदुस्तान की गई है या चीन की, वो आई कर्जों की मीशत कभी तरक्की नहीं करती। आप पिछले 100 साल का रिकॉर्ड निकाल लें, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत 71 से 77 तक रही थी और पाकिस्तान की मीशत इससे बुरी थी, आधे से ज्यादा मुल्क जा चुका था। ना वर्ल्ड बैंक से मदद ली थी, ना आईएमएफ से। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट मैकनामारा आया पाकिस्तान के वजीर खजाना डॉक्टर मुबशर हसन के पास, तो उसने कहा कि आपकी मीशत तबाह हो गई है तो मैं पैसे लेने आया हूँ। बिल्कुल इसी तरह आया था वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट मैकनामारा, जो वियतनाम में अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी था, जंग भी उसने लड़ी थी और फिर वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हुआ। तो पता है डॉक्टर मुबशर ने क्या कहा, ये आपकी मीशत थी 5 साल मंसूबा जो होता था, 5 ईयर्स प्लान यूब और याया के दौर में चलता था, अब हमारी मीशत होगी बगैर कर्जों के, बगैर वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के मीशत चली। तो जब आप कर्जों की मीशत लेते हैं, ये छोटे छोटे वाकयात से ठीक नहीं होती है। अभी 6-7 अरब 10-20 अरब डॉलर आ भी गया आईएमएफ से और उसके अमेरिकियों से और सऊदी अरेबिया से या यूएई से, उनसे पूछ के देते हैं। मैं आपको साफ बताऊं, ये जो अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी को पढ़ें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो उनसे बगैर इजाजत नहीं वो आपके पास 6 अरब या 3 अरब रखवाते। तो जब तक आप कर्जों की मीशत पर चलेंगे तो आपको यूं ही टाइटनिंग करते चले जाएंगे। जब आप इस रास्ते से अलहदा होके अपनी मीशत को एग्रेरियन मीशत में बदलेंगे, अपनी एग्रीकल्चर को ऊपर लाएंगे, अपनी तालीम को ऊपर लाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, लोगों के अंदर, पाकिस्तान की अंदर की मीशत को आप डेवलप करेंगे, तब होगा। हमारा क्या है कि ये जितने कर्जे आते हैं, ये 80% तो हम उन मद में लगा देते हैं जो बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर काइंड के सारे काइंड सजेशन है, वो 110% बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली यू आर द कल्प्रिट। आवाम जो देखती है, आवाम जिसको फॉलो करती है, आवाम जिस चीज़ को बेयर करती है, जिसके लिए आवाज़ नहीं उठाती, तो बड़ी एक टिपिकल सी बात है। लेकिन जैसे राया वैसे हुक्मरान, तो हमें भी थोड़ा एक अवेयरनेस कॉल लेनी चाहिए इस हवाले से। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर वक्त आपने एक कॉमन एग्जांपल देखी होगी, सिग्नल्स पर आप देखते हैं कि कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि चिड़ियों को पकड़ते हैं और उसके बाद आपसे आगे कहते हैं कि भी इनको आज़ाद करें और ये सदका है। मैं तो सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ इस एक्ट के, मैंने खुद भी बहुत दफ़ा इसको कंडेम करने की कोशिश की है, बट ऑल द जो रिपोर्ट हमने आपको दिखानी है, एक छोटी सी बच्ची है जिससे इस चीज़ का बेड़ा उठाया है कि भाई मैं ये सुनहरी चिड़ियाँ जो गुनगुनाती हैं, चहचहाती हैं आपके सहन में, जब आहिस्ता आहिस्ता नापैद होता जा रहा है, उस पर उसने क्या इनिशिएटिव लिया है। आप रिपोर्ट दे के वापस आए और फिर इस पर बात करते हैं। सहन में गंदमी भूरे रंग की सुबह की नवीज सुनाने वाली चूं चूं करती चिड़ियाँ
गंदगी और शोर की वजह से अब नापैद होती जा रही हैं। चनेउट की रिहायशी 7वीं जमात की तालिबा शाफिया ने अपनी बहनों और कज़नों के साथ इन घरेलू चिड़ियों से मोहब्बत का इजहार करते हुए इनके घोंसले बनाना शुरू कर दिए हैं। बच्चे कहते हैं घरों के बाहर रंग बिरंगे लगे इन घोंसलों से न सिर्फ खूबसूरती होगी बल्कि चिड़ियों को रहने की जगह भी मिल जाएगी और इनकी पेंटिंग का शौक भी पूरा हो जाएगा। क्लास में पढ़ती मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरी आप ही चिड़ियों के घर बनवा के लाई हैं और मैं उसमें मुझे कलरिंग पेंटिंग करना सिखाया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस तरह चिड़ियों के घर बहुत खूबसूरत लगते हैं। उठते थे तो चिड़ियों की चहचहाहट से उठते थे, अब ना चिड़ियाँ होती हैं, हर जगह बस खामोशी सी रहती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके प्यारे प्यारे खूबसूरत छोटे छोटे घर बनाए जिसकी वजह से वो इधर आएंगी। बच्चों ने इस अज़्म का इआदा किया है कि पूरे इलाके में घरों के बाहर ये बॉक्स लगाकर परिंदों की नापैद होने वाली नस्लों को महफूज बनाएंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर सदीकी, पब्लिक न्यूज़, चनेउट। आमिर ने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है इस पे, क्योंकि हरमीत आपको पता है सुबह सुबह उठ के जितना सूदिंग ये लगता है ना कि आप चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुने, ये सिर्फ सुबह उठने वालों को नसीब होता है। लेकिन अब अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि आपका सहन हो या घर से बाहर निकले तो सन्नाटा होता है। और पैकेज बहुत मज़े का था। वैसे मुझे आप भी सोचेंगे मैं हर बात का जिक्र अपने गांव का इसलिए करते रहता हूं कि कहीं ना कहीं शहरों से निकलकर देहात में ये चीज़ आज भी मिलती है, लेकिन वहां पे भी आप जाते हैं जिस तरह आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और जान मोहम्मद जैसे लोग जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं आबादी को बढ़ाने में, तो उस वजह से वो चीज़ें जो हैं वो नापेद होती जा रही हैं। मुझे आज भी याद है कि मेरे घर के पास जो मस्जिद थी जिसमें लगा चिनार जो 100 साल पुराना था, वहाँ पे शाम होती थी तो हमें अंदाज़ा होता था कि अब चिड़िया जो है चहचहाने लगेगी और शाम का अंदाज़ा भी वहाँ से लगाते। और अगर सुबह उठना होता था तो वहाँ पे हम ये देखते थे कि जब अजान होती थी उससे पहले चहचहाहट जो है वो शुरू हो जाती और पूरा गांव उसको सुन सकता था। लेकिन अब जब भी मैं जाता हूँ गांव में और उस चीज़ को देखता हूँ तो वो सारी चीज़ें जो है नापेद होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं उसको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और ये जो चहचहाहट है यानी जो चिड़िया या क्योंकि मेरे घर के पास रात को जो है कोयल वो अक्सर अब भी आती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा वो उसकी जो है आवाज़ सुनने को मिलती है, तो बड़ी वो कानों को बड़ा आप देखें ना क्योंकि ऐसे रिलैक्स कर देती है आपको। तो ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता हम शहरों से देख रहे हैं कि आबादी जिस किस्म से बढ़ रही है, फिर हम लोगों का जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं है कुदरत के साथ। और यही वजह है कि कुदरत कहीं ना कहीं फिर 100 साल बाद या 50 साल बाद जिस तरह कोरोना या इस किस्म के का जो अब चाइनीज़ को किसने कहा था हम चमगादड़ खा दिया तो बड़ा गर्क कर दिया हम सबका, तो ये सिचुएशन होती है कहीं ना कहीं कुदरत जो है वो फिर आपसे बदला लेती है। नेचर के क्लोज होने के लिए हमें नेचुरल माहौल बनाने की भी बड़ी अच्छी जरूरत है। आप देखिए आपके घर में अगर एक आधा दरख्त है, मेरे घर में चूंकि 2 दरख्त हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि पहले वहाँ पर नेस्ट हुआ करते थे, मतलब आप चिड़ियों के घोंसले देखते थे। अब ये है कि शायद लोग भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो छोटे छोटे जैसे उन्होंने घर बनाए हैं चिड़ियों के। अब ये 7th क्लास की स्टूडेंट है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है, तो बड़े क्यों नहीं कर सकते? घर में कहीं ना कहीं कोशिश करें कि थोड़े से नेस्ट बना दें। खुद ब खुद ही चिड़िया आती है, अपना घोंसला बनाती है, वहाँ रहती है, आपको भी उनकी आवाज़ें, उनके चहचहाने की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे सकती हैं। तो आपको ये सब कुछ खुद से इनिशिएट लेकर करना चाहिए। अब वो छोटी सी बच्ची है गुजरात की रिहायशी, उसकी रिपोर्ट आपने भी देखी है अरमीत, उसने खुद भी इनिशिएटिव लिया और सारी बच्चियों को पास बिठा के छोटे छोटे घर पेंटिंग कर रही है, अंदर उनके घोंसले का जो होता है वो रख रही है और उसने अपने घर के इर्द गिर्द हर जगह लगाए हुए हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ कि इस वीकेंड पर आप इस चीज़ की बात करें कि पूरे इस वीकेंड पर आपने एक कोशिश जरूर करनी है और एक छोटा सा चिड़िया का घोंसला बनाकर अपने घर के किसी भी राउंड कॉर्नर पर आपने रख देना है। तो आप फिर देखिए इसके बाद क्या होता है। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, आप खबरें सुन के वापस आए, फिर हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली आज प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे कहा था इट्स फ्राइडे और वीक का चूँकि लास्ट शो होता है, तो कोशिश करें कि वीकेंड को, अगर वीक को अच्छे तरीके से शुरू नहीं किया तो वीकेंड को अच्छे तरीके से शुरू करें, क्योंकि आप कभी भी कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। इट्स योर डे, इट्स योर कॉल। लेकिन आज प्रोग्राम में इस पूरे घंटे में हम बात इस चीज़ के बारे में करेंगे कि IMF पाकिस्तान आए, IMF के चीफ पाकिस्तान आए, या मौजूदा मुल्क की माशी बदहाली की हम बात करें, तो अल्टीमेटली जब भी बात की जाती है तो किसी ऐसी चीज़ को ही खींचने की बात की जाती है, वो आपके
आपके गैस के प्राइसेस हों, बिजली के नर्ख हों, पेट्रोल महंगा करना हो, जिससे आम आवाम ही शदीद मुतासिर होती है। वो तमाम तर सरकारी महकमे जिनके अफसरान बड़ी बड़ी मराहत लेते हैं, अगर स्पेसिफिकली हम FBR की बात कर लेते हैं, चलिए हम ज़्यादा किसी डिटेल सेगमेंट में नहीं जाते, तो वहाँ के अफसरान कौन कौन सी ऐसी मराहत पहले तो ले रहे हैं, और फिर मुल्क की इतनी माशी बदहाली के बावजूद क्या कहीं से भी कोई मराहत कम की गई है, या इस पर कोई नजरसानी की जा रही है? इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आज के सेगमेंट में। और पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट राजा उस्मान ताहिर हमारे साथ इस पर डिटेल में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा इस हवाले से कि पहले तो ये ज़रा एलेबोरेट कर दें कि मराहत, हमें तो बेसिक्स पता है ना कि क्या क्या मिलती है उसमें, गाड़ी है, घर है, पेट्रोल है और आपके एक्सपेंडिचर्स हैं बाकी ट्रैवल करने के, क्या क्या मराहत जो होती है, जो आवाम के टैक्स से पैसे जो निकाले जाते हैं उससे ये मराहत पूरी की जाती हैं? अजी बिल्कुल, ये अशरफिया है और इसी हवाले से IMF का एक वफ्द आजकल पाकिस्तान के दौरे पे है और कल बड़ा तफसीलन IMF वफ्द ने कहा है कि जो सरकारी आला अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके जो असासों की तफसीलात हैं IMF ने वो मांगी हैं और IMF का कहना है कि इनके तमाम तफसीलात अब बैरून मुल्क और पाकिस्तान में जो भी इनके असासे हैं उसकी तफसीलात फराहम की जाएं। और ये एक बड़ी अलार्मिंग जो सिचुएशन है, इस हवाले से सरकारी अफसरान में बड़ी तशवीश जो है वो दौड़ गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूंगी, जो इनको जिस तरह आपने पूछा कि इनको क्या क्या मराहत हासिल हैं, तो इनको बेतहाशा मराहत हासिल हैं। 2-2, 3-3 गाड़ियां सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स जो 22वें ग्रेड के अफसर हैं उनके पास हैं। और इसके साथ साथ इनको बिजली फ्री दी जाती है, फ्यूल फ्री दी जाता है जो आवाम के टैक्सों से होता है। और इसके साथ साथ ड्राइवर है, इनको घर मिला हुआ है। इसके साथ साथ जब रिटायर्ड होते हैं इनको प्लॉट्स मिलते हैं और इनकी लाखों रुपए की जो है वो पेंशन भी होती है। और ये इतनी सारी मराहत हैं, ये सारी आवाम के टैक्सों से और आवाम के पैसों से जाती हैं। और बजाय इसके कि जो अशरफिया है, जो इतनी बड़ी मराहत लेने वाले हैं, इनके अखराजात में कमी की जाए, तो उल्टा हुकूमत जो है वो आवाम के ऊपर मजीद टैक्स लगा के ये जो IMF के मुतालबात है वो पूरे करती जा रही है। और IMF ने भी ये कहा है कि जितने आपके अशरफिया हैं इनकी तफसीलात आप हमें फराहम करें और इनके जितना आप एक्स्ट्रा इनको बेनिफिट्स दे रहे हैं उन सबको कट लगाया जाए। तो इस हवाले से एक बड़ी तशवीश की लहर जो है वो इन लोगों में पाई जा रही है। जी हरमीत। राजा साहब, अगर हम देखें, हमने हमेशा देखा है FBR के हवाले से, अब भी अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें भी जो इनको टास्क दिया जाता है उसमें भी वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। ऐसे में अगर इस किस्म की चीज़ें के जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वहाँ से ये अपनी सारी ज़रूरियात और जो अयाशियाँ हम बात करते हैं, जिस तरह पेट्रोल, इनकी दीगर मामलात होते हैं, तो उनसे अगर ये पूरे किए जाएं तो आपको नहीं लगता कि जो टास्क दिया जाता है उसमें भी कमी आएगी और कहीं ना कहीं जो आवाम का एतमाद है वो तो पहले से ही कम है? टैक्स ना देना, यही वजह वो बहाना बनाते हैं कि टैक्स अगर देते हैं तो आवाम पर लगता ही नहीं है, वैसे भी अशरफी की जेब में चला जाता है। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं हरमीत, ऐसी सूरत हाल है। लेकिन FBR के जो तर्जमान है और FBR की जानिब से इस दफ़ा जो टैक्स कलेक्शन के जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसमें FBR का कहना है कि FBR ने जो हदफ रखा था उससे 4 अरब रुपए के ज्यादा जो टैक्सेस हैं वो हासिल हुए हैं। तो इस तरह FBR ने अपने जो अफसरान हैं जो ज्यादा हार्ड वर्किंग है, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए FBR ने मजीद मुराद का ऐलान भी किया है। जो मुराद अफसरान ले रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जिस अफसर की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी और जिसके एरिए में टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी उसको मजीद मुराद भी दी जाएंगी। और इस हवाले से FBR ने बाज़ाब्ता ऐलान भी किया है कि जो अफसर सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन का हिस्सेदार होगा उसकी मुराद में इजाफा किया जाएगा और उसी टैक्स कलेक्शन से उसको जो है वो उसको भी मजीद जो है वो उसको हिस्सा दिया जाएगा। तो इस तरह एक रुझान बढ़ रहा है। FBR के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि टैक्स कलेक्शन की जाए। जो जनवरी में टैक्स कलेक्शन हुई है, FBR का ये कहना है कि जनवरी की जो टैक्स कलेक्शन है इसमें जो हदफ रखा गया था उससे 4 अरब रुपए के ज्यादा जो है वो टैक्स FBR ने कलेक्ट किए हैं। तो इस तरह उस्मान, एक और चीज़ ऐड कीजिएगा, एक कॉमन प्रैक्टिस सरकारी महकमों में ये भी है, अभी चलिए हम स्पेसिफिकली FBR की बात कर रहे हैं, व्हाट एल्स, एक छुट्टियां ली जाती हैं बहुत ज़्यादा, वो 1 साल की भी बाज़ुकात होती हैं, 9 माह की भी होती हैं, उस दौरान भी आपको सब कुछ मिल रहा होता है, हर फैसिलिटेशन आपको मिल रही होती है, आपको सैलरी भी मिल रही होती है, बिकॉज आप विद पे अपनी वेकेशन पे जाते हैं या छुट्टी लेते हैं। ये प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा है, इससे क्या कोई डाउन साइज की जाती है किसी फैसिलिटी को, कि किसी फैसिलिटी को कम किया जाए, या इस दौरान भी आपको सब कुछ मिल रहा होता है? नहीं, इस दौरान भी इनको तमाम फैसिलिटीज जो है वो अवेल होती हैं। आपकी सैलरी होती है, आपके साथ साथ जितनी मुराद होती हैं वो आपको हासिल होती हैं।
देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हुकूमत अगर ये जो अशरफिया है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है जिसके ऊपर अरबों खरबों पे हुकूमत खर्च कर रही है और उनको मुराद दी जा रही है, तो अगर हुकूमत इनमें कट लगाए तो ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। देखें, एक अफसर ने 6-6 गाड़ियां रखी हैं, 3-3 उनके पास बंगले हैं, कोठियां हैं, उनको अगर हुकूमत कम करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। इसके साथ साथ अनलिमिटेड इनको आवाम के टैक्सों का फ्यूल दिया जाता है, और इसके साथ साथ ड्राइवर है और 3-3 4-4 इनके पास मुलाजम होते हैं। तो ये सारा जो है वो खर्चा वो हुकूमत बर्दाश्त करती है। तो अगर हुकूमत चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। हुकूमत के लिए कौन सा मुश्किल है कि वो इनके लिए मुश्किलात हो, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक ऑर्डर राजा पास उस्मान करना है। साहब, आपने यहाँ पे बड़ा अगर हम देखें इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो आप फील्ड में होते हैं, आपकी गहरी नज़र होती है मुल्क की मईशत पर और उसको बीट भी कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे जो IMF ने अभी शराइत रखी हैं, यानी ख़ासकर जो ये अशराफिया है यानी ब्यूरोक्रेट तबका है या हमारे दीगर इदारों के जो लोग हैं, क्या आपको लगता है उमूमन जब भी IMF का प्लान आता है तो उसमें गरीब आदमी को ही रगड़ा लगता है? तो इस बार जो प्लान बन रहा है कि क्योंकि APC भी बुलाई गई है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अशराफिया भी पकड़ में आ रहे हैं सर? हरमीत, बज़ाहिर तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लग नहीं रहा है कि अशरफिया बड़ी ताकतवर है और हुकूमत हर दफा जो है ना इनके सामने घुटने टेक देती है और हर दफा जो है वो कुर्बानी का बकरा जो है वो अवाम को बनाया जाता है। और इस दफा भी जो हुकूमत ने प्लान बनाया हुआ है 200 से 600 अरब रुपए के जो टैक्स हैं, अभी एक मिनी बजट लाया जाएगा, ऑर्डिनेंस के जरिए इसका नफाज होगा और फौरी तौर के ऊपर इसका नफाज कर दिया जाएगा। इस हवाले से IMF से मशावरत की जा रही है कि कौन कौन से जो महकमे जाते हैं और कौन कौन से सेक्टर हैं जिनके ऊपर मजीद टैक्स लगा के जो अहदाफ हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। तो मुझे लग नहीं रहा है कि हुकूमत अशरफिया के ऊपर हाथ डालेगी या इनके खिलाफ कोई इकदाम करेगी, क्योंकि अच्छा हुकूमत उस्मान, हर दफा एक फैक्टर इनके आम हाथ में आवाम ब्लैकमेल का होती ये है। भी है कि हमने इस चीज को एक्सेप्ट भी तो कर लिया ना। हम नहीं कहते कि आम पब्लिक को कि यार CSS कर लो, क्योंकि आप ये CSS कर लोगे तो ये तो बादशाह होते हैं, हुकूमत आए जाए, मुल्क का दिवालिया हो, आपकी इंटरिम गवर्नमेंट आए या कुछ भी हो, इस तरीके से बदमाश चले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट गिव अ डैम। मतलब इतने CSS ऑफिसर हैं जो हर साल चले, इस दफा भी जो कम पास होते हैं लेकिन जो होते हैं, कभी किसी ने सर गंगाराम को डॉक्टर हॉस्पिटल बनाया है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को TCS ऑफिस बनाया है? कोई एक बंदा यू नेम इट कि किसी ने महकमे को ठीक करके कुछ काम ऐसा किया जो आज रहती दुनिया तक याद हो? हुकूमत को ही सारे इस चीज का दोष दे रहे होते हैं और इस चीज पर हम उन्हें कल्परेट कह रहे होते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसी सूरत हाल है और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान के किसी महकमे से एक छोटे से छोटे जो नायब कासद से लेके जो बड़े से बड़ा वहां तक अगर आप देखें करप्शन जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इनकी अब तो ऐसी करप्शन है कि रगों में सरात कर गई है। जिस तरह खून दौड़ता है रगों में, ये करप्शन ऐसे दौड़ रही है। तो ऐसे माहौल में इस सिस्टम के ऊपर हाथ डालना हुकूमत के लिए एक बड़ा काम होगा। हुकूमत कामयाब हो जाती है। अच्छा लेकिन अकाउंटेबिलिटी का बताइएगा थोड़ा सा। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अकाउंटेबिलिटी आपने कभी किसी देखी है? मतलब मैंने किसी ऐसे 2-3 असिस्टेंट को भी जानती हूँ जो असिस्टेंट ऑफिसर्स होते हैं मुख्तलिफ महकमों के। चलिए हम LDA की बात कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी चाहे जॉब हो 70,000 की या 1,20,000 की या 1.5 लाख की, क्रूजर्स 3 रखी होती हैं उन्होंने। करप्शन इस हद तक बढ़ी हुई है, माफियाज बने हुए ये इदारे। तो कभी आपने कोई अकाउंटेबिलिटी देखी है कि किसी को आपने किया हो, फॉर द टाइम बिंग उनको डिसमिस कर देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा बहाल कर देते हैं, और उस बहाली के टाइम में भी जब तक वो टाइम पीरियड गुजरता है तब भी इनको सब कुछ मिल रहा होता है? आपने कोई केस देखा है ऐसा? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो फिर ये सूरत हाल ना हो। सबसे बड़ा मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने अपने इदारे तो बनाए हुए हैं लेकिन उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता है। इन कवानीन के ऊपर अमल दरामद किया जाए सख्ती के साथ, तो जिस तरह अभी की सूरत हाल है, जिस तरह करप्शन होती है, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि कई जो छोटे से छोटा तबका है उसके पास भी जो है वो ढेरों ढेर जो है वो करप्शन के पैसे होते हैं। तो अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो ये सूरत हाल बिल्कुल भी ना हो। और अकाउंटेबिलिटी के लिए अमल दरामद हुकूमत ने करना होता है, अमल दरामद हुकूमत ने कराना होता है। और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं की जाएगी इन अफसरान की या इन महकमों की, तो फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा उस्मान, आप फील्ड में रहते हैं, आपने कोई डिफरेंस देखा है? मतलब PTI गवर्नमेंट में ये हवा बहुत चली थी कि मराद कुछ कम की हैं, गाड़ियों को लिमिटाइज किया है, पेट्रोल को लिमिटाइज किया है, बिजली के हवाले से, या फिर जो वहाँ आने वाले लोग होते हैं मेहमान नवाजी के लिए बिस्किट्स का बड़ा रुझान था ना, बड़ी मीम सी बनी थी, ट्रेंड भी काफ़ी था। तो क्या आपने देखा है कोई इस तरह का डिफरेंस कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट हो जो कि आजकल है तो क्या होता है, मराद ज़्यादा मिलती हैं, या PTI गवर्नमेंट ने थोड़ा उसको खींच कर रखा हुआ था?
नहीं, सेम सिचुएशन है। जिस तरह पीटीआई ने तो खैर ऐलानात ही किए थे और इस तरह मौजूदा हुकूमत ने भी ऐलानात ही किए हैं। ऐलानात तो हवाई ऐलानात आपको पता किए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है। सबसे बड़ी बात मैं जो आपको इस तरह बता रहा था कि हर जो हुकूमत ऐलान करे तो उसके ऊपर अमल दरामद कराना हुकूमत के लिए जरूरी होता है। लेकिन हवाई ऐलानात कर दिए जाते हैं कि हम इनकी मुराद कम करेंगे, हम इन कट लगाएंगे। जिस तरह इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने आते ही सबसे पहले जो है वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो भैंसें थी उनको बेचना शुरू किया और उन्होंने कहा जी हम इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, फलां करेंगे। ये सारी जो ऐलानात थे, ऐसी सूरत नजर तो कोई भी नहीं है। आपने देखा उनका भी 3.5 साल दौरे इक़्तिदार और इस गवर्नमेंट को भी 7-8 माह हो गए हैं, वो भी आपके सामने है सारी सूरत। तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं और हमारे सादे लोग अवाम जो बेचारे वो इन हवाई ऐलानात में इनके ऊपर यकीन कर लेते हैं कि हो सकता है शायद कुछ ना कुछ बेहतरी हो, लेकिन बेहतरी नहीं होती है। सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं और ऐलानात की हद तक ये सारे सिलसिले होते हैं। अगर हुकूमत इसके ऊपर जब ऐलान करती है तो फिर उसके ऊपर अमल करे, अगर अमल करे तो फिर यकीनी बात है कि सूरत चेंज होगी। लेकिन सबसे अफसोसनाक सूरत यही है कि ऐलान करके उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है। ऐलान करके भूल जाते हैं कि हमने कोई ऐलान भी किया था। राजा उस्मान साहब, इस सारी सूरत को अगर हम देखें, आज हम ब्यूरोक्रेट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है जो करप्शन बढ़ती जा रही है और जिस तरह आपने गाड़ियों का जिक्र किया, प्लाट का जिक्र किया, सोहा ने एलडीए का जिक्र किया, तो यहाँ पे सीडीए में जिस किस्म की जो है वो हो रही हैं, प्लाट जिस तरह बिक रहे हैं, जिस तरह रिश्वतें ली जा रही हैं, बाजार जिस तरह गर्म है, ये ब्यूरोक्रेट और इस चीज़ को कम इसलिए नहीं कर पाए सियासतदान और ब्यूरोक्रेट का गठजोड़ है जिसकी वजह से ये करप्शन का बाजार गर्म है और मुल्क दिवालिया से दिवालिया होता चला जा रहा है। बिल्कुल, सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेट्स का गठजोड़ है और इसी वजह से मिल के करप्शन की जाती है। अभी आप जिस तरह आपने सीडीए का बताया तो हमारे सामने इसकी मिसालें मौजूद हैं कि अपनी मर्जी का चेयरमैन सीडीए लगाया जाता है, फिर उसको अहकामात दिए जाते हैं और अपनी मर्जी के फैसले किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को प्लॉट दिए जाते हैं, अपनी मर्जी के जो है वो सारी फाइलें आगे पीछे होती हैं। तो जब सियासतदान और हुकूमत जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मिलके करेंगे तो ज्यादा उनके लिए बेहतरी है। और ऐसे ही वो कर रहे हैं कि वो मिलके करते हैं हुक्मरान। अभी मैं हालिया आपको मिसाल देता हूँ कि चेयरमैन सीडीए अभी तीसरा चेयरमैन सीडीए जो चेंज हुआ है और अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन जो नए चेयरमैन सीडीए इनको तैनात करवाया है, अब वो अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे क्योंकि चेयरमैन को पता है कि मुझे कौन बंदा लाया है, किसने लाया है। अब जब वो कॉल करेगा या उनको फाइल उनके आगे को भेजेगा तो उनको कैसे इनकार किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, एक तो वो पैसा जो हमारे टैक्स का है जो कि इनको जाता है, दूसरा वो पैसा जो अंडर टेबल दिया जाता है। हम भी कितार में खड़े होने के शौकीन बिल्कुल नहीं है, हम ये अफोर्ड ही नहीं करते। हमें भी कोई काम अगर करवाना है तो किसी ऐसे सरकारी इदारे में जाके हमारी भी कोशिश होती है जहाँ हमने 5,000 देना हम 10,000 दें और ये काम करा दें। ये वो रिश्वत है जिससे ये लोग मराआत लेते हैं या अपनी हमारे मुताबिक या हमारी तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते। तो कुछ कसूर हमारा भी है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सारा दिन हम क्या करते हैं, फ़ोन पकड़ते हैं, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हैं। सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सुना होगा आपने, बहुत सारे नुकसान आते हैं, ये भी सुना होगा आपने। लेकिन आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया का इतना प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको देखकर जिसका ख्याल आता है कि नोबल कॉज के लिए हम भी सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। चूँकि अवेयरनेस सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा आ गई है, लोग बड़े बाशऊर हो गए हैं। क्विक आपको हर चीज़, आखिर खबर वेरीफाइड हो या नॉन वेरीफाइड हो, आप तक पहुँच जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे बेसिकली एक ऐसी खातून की जिनका नाम नताशा है। बाय प्रोफेशन वो एडवोकेट हैं और वो सोशल मीडिया के ज़रिए ख़वातीन को गाइडलाइन देती हैं। वो तमाम ख़वातीन जो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं, वो घर में उनकी अगर बात करें तशद्दुद बहुत सारी ख़वातीन पे किया जाता है। बाज़-औक़ात ऐसी ख़वातीन हैं जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो करियर काउंसलिंग चाहती हैं या जिनको वैसे थेरेपी चाहिए, साइकोलॉजिकल इशूज़ बहुत सारे होते हैं। वो तमाम चीज़ें जिससे ख़वातीन दो चार हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती, बेसिक कॉज ये है। उनको गाइडलाइन देती हैं, उनको थेरेपी देती हैं, उनको बाकायदा तौर पर उनकी रहनुमाई करती हैं। सोशल मीडिया के थ्रू कैसे करती हैं, हम नताशा से जान लेते हैं। नताशा समद हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं और बन्नू से इनका ताल्लुक है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मुझे कहने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। गुड टू सी यू। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब इस काम को आप करती कैसे हैं, हमें ज़रा इस हवाले से ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि सोशल मीडिया मेरे लिए नॉर्मल सोशल मीडिया ही था, जिस तरह के नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं। फेसबुक में नॉर्मल यूज़ करती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं कुछ टॉक शोज़ में गई जो कि इधर ही खैबर पख्तूनख्वा के जो चैनल्स थे,
उसके बाद कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि देखो तुम तो ऑलरेडी मीडिया पे आती हो, टीवी पे आती हो, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहो, मतलब जैसे टिकटॉक अकाउंट है तुम्हारा, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, उसको थोड़ा एक्टिव करो। आई सेड फाइन। जब मैंने स्टार्ट लिया तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वो इतना आगे तक जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा मैंने स्टार्ट लिया अपने, चूंकि फेसबुक मेरा एक्टिव अकाउंट था, बट मैंने स्टार्ट किया टिकटॉक से, क्योंकि आपको पता है कि टिकटॉक आजकल एक ऐसा वाहिद ऐप है जिस पे हमारी तकरीबन 80% यूथ तो टिकटॉक पे कंफर्म है। तो वहां से मैंने स्टार्ट लिया, जिससे मैंने लोगों में ये इस चीज का वो उनके माइंड में डाला कि एक भी है, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा की। उसके बाद जो है मैंने फिर उनको लोगों ने आराम आराम से मुझे अप्रोच करना स्टार्ट किया, लाइक वो मुझे अप्रोच करते थे फेसबुक पे, मुझे अप्रोच करते थे इंस्टाग्राम पे। तो मतलब ऐसे मैंने उनको जो है फिर मैं उनको रिस्पॉन्ड करती थी। अगर फीमेल होती थी तो मैं ज़्यादातर उनको टाइम देती थी, उनकी काउंसलिंग करती थी, उनको कोई मसला होता था तो मैं सुनती थी। अच्छा ठीक है नताशा, हमारे साथ हरमीत भी मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत। नताशा, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीका है, सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं जो दुनिया भर में जहाँ पे भी बैठे हों। हम देखते हैं नताशा, हमारे मुल्क में क़वानीन बहुत सारे बने हैं ख़वातीन के हवाले से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन इन क़वानीन का ख़वातीन को नहीं मालूम। तो अब जब आपने ये काम शुरू किया, यानी ये बेड़ा आपने उठाया है, तो इसका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है ख़वातीन की जानिब से, किस किस्म का आ रहा है? सर पहली बात तो ये कि मैं चूंकि ज़िला बन्नू से ताल्लुक़ रखती हूँ, जो कि बहुत ही बैकवर्ड इलाका है। शायद जो लोग देख रहे होंगे उनको अच्छे से बिल्कुल पता जी। होगा कि बन्नू वो इलाका है जहाँ पे औरत बुर्का पहन के रहती है। इवन मैं भी जाती हूँ तो मैं भी बुर्का पहन के जाती हूँ। आई वाज़ द फर्स्ट लेडी इन बन्नू कि मैंने बन्नू यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस सेशन रखा अबाउट रेप, एसिड अटैक एंड हरासमेंट, जिसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का, और काफ़ी अच्छी तादाद में वहाँ पे जो थे वो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और वो मुझे सुन रहे थे। तो पहले तो मैंने यहाँ से एक स्टार्ट लिया। नाउ फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, ताकि मेरे साथ मेरी टीम हो, क्योंकि मैं अदालत जाती हूँ, सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो तो मेरा वही है, वकालत है, तो वो भी मैं नहीं क्विट कर सकती। यहाँ पे मैंने लोगों को अवेयरनेस भी देना है, सोशल एक्टिविटीज़ भी है मेरी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मैंने एक्टिव रखना है। तो उसको देख के मैंने जो है अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब मेरी जो नेक्स्ट प्लानिंग है, जिस तरह के मैंने बन्नू यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस सेशन रखा था, मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मैं मुख्तलिफ जगहों पे जी। अवेयरनेस सेशन रखूँ, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो यही है, एटलीस्ट पीपल शुड नो देयर फंडामेंटल राइट। मैं औरत या मर्द की बात नहीं करती, क्योंकि मैं कानूनदान हूँ। मेरी नज़र में हर इंसान इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यस। तो मैं ये बिलीव रखती हूँ कि मैं उन कम ज़बरदस्त। से कम जो हमारे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उनको अपने फंडामेंटल राइट्स का पता हो, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है। तो मैं इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग इन फ्यूचर कि मैं जो है अच्छा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हाँ। और जगह पे सेशन रखूंगी। नताशा, मैं बनू की तरफ आया हूँ, बनू की भी देखा है, इन सारे इलाकों से गुजरा हूँ और कहीं न कहीं सारी चीज़ें बड़ी करीब से देखी हैं। ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, वो जो बुर्का होता है वो भी सदियों पुराना बुर्का, वो भी आजकल भी वही इस्तेमाल होता है और कहीं न कहीं ख़वातीन को निकलने में, बाहर जाने में बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं। नताशा, आपने शुरुआत की, ज़ाहिर बात है हमारे इलाकों में, मेरा ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब भी ख़वातीन कोई कदम उठाती हैं, इस किस्म का इक़दाम उठाती हैं, तो कहीं न कहीं उस पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग हो रही है, ये फाशी को जो है प्रमोट कर रही है, इस किस्म के इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं। नताशा, आप बताएं कि आप पर क्या-क्या इल्ज़ामात, लेकिन आप जो है उन इल्ज़ामात से घबराई नहीं और आप डटी रही और आज आपने माशाल्लाह एक प्लेटफ़ॉर्म जो है वो खड़ा किया है। इस पर थोड़ा-सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सर, बात ऐसी है कि जब एक औरत, मैं हर जगह पे एक बात करती हूँ कि जब एक औरत घर से निकलती है तो वो अपने माइंड में, और फिर स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा की, वो अपने माइंड में ये बात तो रख के ही चले कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन तो ऑब्वियसली होगा, चाहे वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो। जब मैं फर्स्ट टाइम मीडिया पे आई तो मेरे बारे में भी कई गलत बातें जो हैं वो जी। मशहूर होनी स्टार्ट हो गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझती हूँ, और मैं मतलब अपने जो आज मैं जिस हैसियत से यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, मैं ये समझती हूँ इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय फैमिली एंड इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय फादर। मेरे फादर एंड मेरी मदर, लाइक आई वुड से दैट, कि उन्होंने कभी भी मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि तुम एक लड़की हो। उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक लड़के हो। सो जस्ट
फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग और तुम अपनी लाइफ को, हाँ, बट मुझे ये कहा कि तुम्हें अपनी लिमिटेशंस का बहैसियत एक पुख्तून फैमिली तुम्हें अपनी लिमिटेशन का एहसास होना चाहिए क्या है, बाकी गो विद योर गोल्स एंड गो विद योर प्लान्स। तो अच्छा ऑब्वियसली नताशा, जी मुझे जी। ये बताइएगा कि कमाल है, इस कमाल है। तमीज़ से वैसे भी हमें निकल जाना चाहिए कि आप लड़का हो या लड़की हो। अब्बा ने, चूँकि हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा है कि अब्बा ने पाला हमें बेटों की तरह ही है, लेकिन हमें ये भी नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है कि हम बेटे हैं या हम लड़के हैं। बीइंग अ वुमेन आई फील सो मच पावरफुल ऑल अराउंड। मैं जहाँ जाती हूँ लोग वहाँ इज्जत भी ज़्यादा करते हैं कंपैरेटिवली अ मैन, और वहाँ पे आपका ख्याल भी ज़्यादा रखा जाता है। ऑल दो इस सोसाइटी में दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन हम बीइंग अ वुमेन जो काम कर सकते हैं वो लड़के होकर भी नहीं कर सकते, लड़के कहलाकर भी नहीं कर सकते। अब आपके पास जो आने वाली खवातीन है उनमें ये सोच इंडल्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई आप खातून होने को सेलिब्रेट करें, डोंट ट्राई टू बिकम अ टॉम बॉय और अ मैन और समथिंग। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि जो आप काउंसलिंग करती हैं वो साइकोलॉजिकली तो होती है, करियर काउंसलिंग भी होती है, और कितनी बड़ी तादाद में खवातीन जो है वो आपसे काउंसलिंग लेती हैं बन्नू के इर्द गिर्द, या फिर आप अगर सोशल मीडिया पे करती हैं तो दूसरी सिटी से भी लोग आपको अप्रोच करते होंगे? देखिए ज़्यादातर मुझे अप्रोच करने वाले जो लोग हैं वो मेरे बनू के ही हैं, बिकॉज़ उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की इस तरह बैठ के बात करना। हाँ, मैंने क्रिटिसिज़्म भी बर्दाश्त किया है ज़्यादातर। अगर मेरे सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स में अगर 100 कमेंट्स आते हैं तो 2 कमेंट उसमें से ऐसे होंगे जो मुझे इस बात का ताना देंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बनू हाँ। की हो ही नहीं सकती, तुमने बुर्का नहीं पहना हुआ और बनू की हो के तुम टीवी पे आ रही हो या तुम सोशल मीडिया पे आ रही हो। आई टोटली एग्री सीरियसली। विद दीज़ थिंग्स कि वो उनकी माइंड सेटअप है अपनी। यस। बट मुझे फीमेल आती हैं, जब मैं इस तरह के कमेंट सुनती हूँ उसके बाद जब फीमेल आती हैं और मुझे कहती है कि मैम यू आर आइडियल एंड वी वांट टू बी लाइक यू, आप हमारी काउंसलिंग करें। पहली बात तो ये मैम कि जो यंग एज में मतलब इंसान, अगर मैं ये इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती, आई एम लाइक 28 इयर्स ओल्ड, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखती कि आप सक्सेस के लिए 30-35 साल वेट करें। लाइक मैं ये समझती हूँ कि शायद मुझसे ज़्यादा काबिल वकील, मुझसे सीनियर काबिल वकील बैठे होंगे, लेकिन उनकी शायद प्लानिंग वैसी ना हो जैसे मेरी प्लानिंग है। तो अगर आपको अपने इलाके के लोगों को या औरतों को आगे लेके जाना है, देन यू शुड स्ट्रगल इन योर यंग एज। आप अगर अपनी यंग एज में ही स्ट्रगल करेंगे, अपने काम को, अपने प्रोफेशन को, अपने गोल को ही जो है आप अपनी अचीवमेंट बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब फीमेल आएंगी तो उनके लिए आप एक रोल मॉडल होंगे। तो ज्यादातर जब मुझे अप्रोच करती हैं तो वो खैबर एग्जैक्टली। पख्तूनख्वा की औरतें होती हैं और बनू की। ये 4-5 औरतें ऐसी मेरी नज़रों से, मतलब उन्होंने मुझे अप्रोच किया और दे वर सेइंग कि मैम हम क्या करें, आप हमें गाइड अच्छा करें। नताशा, तो ये मैं भी फिर बताइएगा कि बीइंग एन एडवोकेट भी ऑब्वियसली यू हैव सो मेनी केसेस जो कि इस तरह के सेंसिटिव केसेस होते हैं, ख़वातीन पे तशद्दुद के होते हैं, तलाक के होते हैं, खुला के होते हैं, और बहुत सारे ज़्यादती के केसेस हो सकते हैं। तो इन सब केसेस को एड्रेस करती हैं, इसके साथ काउंसलिंग करती हैं, या फिर मतलब आपकी प्रैक्टिस के हवाले से जानना चाहती हूँ मैं। मैम पहली बात तो ये कि जब हर केस हमारी मुख्तलिफ नोयत का होता है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा, अगर हम सिविल मैटर में आते हैं, अगर हम फैमिली मैटर में आते हैं, मैं ज़्यादा पर्सनली फैमिली मैटर की अगर मैं बात करूँ तो फैमिली मैटर में मेरा ये है कि जब एक फीमेल आती है और मुझे डाइवोर्स का कहती है, सेपरेशन का कहती है, तो मैं उनकी पहले काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पुख्तूनों का खून जो है वो तो मेरी रगों में अभी भी मौजूद है। सो वी बिलीव इन, हम बिलीव रखते हैं हाँ, कि उसको जरगा डिनाई और नहीं ये कर चीज़ें। सकते। एग्जैक्टली तो हम जो है, मैं पहले कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी काउंसलिंग करूँ कि अगर आप ये करें, अगर हम आपके लिए ये करें, अगर आप कहती हैं तो हम इस रास्ते पे भी हम लोग जा सकते हैं। पहले मैं ये कोशिश करती हूँ। अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा से अगर मैं बात करूँ क्रिमिनल मैटर्स की, ज़्यादातर फीमेल आती हैं केसेस मेरे पास लेके, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस तरह फीमेल लॉयर के साथ डिस्कस कर सकती है वैसे खुलकर मेल के साथ नहीं करती। क्रिमिनल रेशो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जिसमें फीमेल इन्वॉल्व हो बहुत ही कम है। बहुत केसेस मिलते हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं मिलते होंगे, बट 100 में से शायद 15 या 20% ही होंगी, क्योंकि कानूनी तौर पे औरत को थोड़ा अच्छा सा नताशा, एक और चीज़ जो सोहा ने जिस तरह आपसे जाना, हम ये देखते हैं कि चाहे हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे गली कूचे में अगर हम घर की बात करें तो कहीं ना कहीं मसाइल का ढेर है। ख़वातीन पर या तो तशद्दुद किया जाता है, या उनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता है, या दीगर ऐसे मामलात जिसका जिक्र वो खुलेआम नहीं कर सकती। ऐसे में खातून के सामने जाना, मर्द के सामने जाना, तो उसमें खातून के सामने जाने से ज़्यादा वो कंफर्ट फील करती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ख़वातीन आपके इस प्लेटफॉर्म पर किन किन मसाइल का ज़्यादा जिक्र और किन किन मसाइल का वो ज़्यादा शिकार नज़र आती हैं? ज़्यादातर अब तक जो मुझे मैं स्पेसिफिकली वो चीज़ें ज़ाहिर सी बात है डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती यहाँ पे, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो फीमेल ने अप्रोच किया है तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स
काफ़ी मतलब मैं ये कहूँगी कि मुझे उन्होंने अप्रोच किया अबाउट हरासमेंट, जो कि बहुत ही हमारा मतलब अगर मैं रेशियो वाइज आपको बताऊं कि ज़्यादातर मुझसे किन मामलों में फीमेल ने हेल्प मांगी है, तो वो सबसे जो पहला मेरा पॉइंट होगा तो वो हरासमेंट होगा। सेकंड, ज़्यादातर जो इश्यूज मुझे सुनने को मिल रहे हैं वो है फैमिली मैटर्स। सक्सेशन, मैं खुद कई मौक़ों पे शॉक्ड हुई हूँ, चूँकि मैं बहुत ही बैकवर्ड इलाके से हूँ, लेकिन हमारे लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं या होते हैं तो वो मेंटालिटी उनकी वही होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे भाई देखे, मैंने ऐसे बहुत सारे बाप देखे जिन्होंने हमारे इलाके की औरतों या खैबर पख्तूनख्वा में ये बात कही है कि नहीं, हमने हक देना है उसकी अपनी बहनों को, क्योंकि वो उनका हक है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं कि उनका हक है। तो अगर मैं जायदाद में हिस्से के मामले से बात करूँ तो शायद वो एक थर्ड लेवल पे उसको लेके आऊँ। फर्स्ट, अगर मुझे अप्रोच करती ज़्यादातर अब तक जो अप्रोच हुआ वो सिर्फ हरासमेंट के हवाले से। सेकंड, फैमिली मैटर्स के हवाले से, क्योंकि फैमिली मैटर्स भी हमारी जो ख़वातीन हैं आजकल उनके बड़े मसाइल चल रहे हैं या काफ़ी इश्यूज हमारे इलाकों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मुझे इन तीन मैटर्स के हवाले से ज़्यादातर फीमेल ने अप्रोच किया है। चलिए नताशा, थैंक यू सो मच, और बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, और जो काम आप कर रही हैं ख़वातीन के लिए, इस नोबल कॉज के लिए आप काम कर रही हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक, और अल्लाह पाक इसका अजर भी दे आपको और आपके लिए आसानियाँ भी करे। हमने एक ब्रेक लेनी है, आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरी डेली रूटीन ये है कि मैं सुबह उठती हूँ और उठ के फिर मैं शो के लिए आती हूँ, तैयार होती हूँ, आपके सामने आके 2 घंटे बोलती हूँ और उसके बाद फिर वापस घर चली जाती हूँ, और उसके बाद पूरा दिन एक चलता रहता है। अगर मुझे कहा जाए मेरी मैनेजमेंट की तरफ से कि आप जाएँ आउटडोर शो करें, उसमें आप एक्सेल भी ज़्यादा करेंगी, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँ नहीं, ये जो स्टूडियो है, इसकी जो लाइट्स हैं, ये जो AC है, ये मुझे ज़्यादा कम्फर्ट देता है, तो ये मेरा कम्फर्ट जोन है, इसको छोड़कर मैं नहीं जाऊँगी। अगर मैं ऐसा कहूँ तो फिर शायद मेरी एक्सेलेंस के या मेरे एक्सेल करने के चांसेस ज़ीरो हो जाए। इसे कहते हैं आपका कंफर्ट जोन, जो कि लोग नहीं छोड़ते, फिर गिला भी करते हैं इस चीज़ का कि कामयाबी नहीं मिलती। अगर आपको रोज़ाना चैलेंजेस का सामना है तो इसका मतलब ये कि आप तरक्की की राह पर हैं, लेकिन अगर रोज़ाना एक ही रूटीन में आप चलते चले जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ना पे बढ़ती है और ना तरक्की मिलती है, तो फिर आप कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने इस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते और फिर नाम देते हैं इसको अपने मेंटल पीस का, कि यहाँ काम करते हैं, यहाँ सुकून है, यहाँ से नहीं जाना। तो ये जो चीज़ें मिक्स अप की हुई हैं हमने, ये हम क्यों रिस्क नहीं लेते, हम क्यों एक्सेल नहीं करते, क्यों अपने आप को चैलेंज नहीं करते, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। डॉक्टर अली अजमल माहिर नफ्सियात हैं, आज स्टूडियो में मौजूद हैं, और फ्राइडे का शो है तो हमारी कोशिश ये होती है कि कोई ऐसी बात करें जिसको आपको थोड़ी सी वेकअप कॉल दी जाए। सो आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अली? ठीक है, आई एम फाइन, थैंक यू। अली कहिएगा कि कंफर्ट जोन पहले तो हमें रियलाइज़ कैसे होता है? हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो दी बेस्ट है और हम अच्छा कर रहे हैं, मतलब रोजी रोटी चल रही है और हम भी सुकून में हैं, दिमाग भी सुकून में, चलो यही करते हैं। कैसे अपने आप को वेकअप कॉल दी जाए कि भी ये आप अभी स्लीपिंग मूड में चले गए हैं और आपका कंफर्ट जोन है, इसको छोड़ेंगे तो कामयाब होंगे? जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली हम कंफर्ट जोन में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। हाँ, रियलाइज़ करना ज़रूरी है। जी, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल कोई ग्रोथ माइंडसेट के तरह से अपनी लाइफ नहीं गुजार रहे, कोई ग्रोथ जोन में नहीं जा रहे। दुनिया के जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपनी लाइफ कंफर्ट जोन में गुजारते हैं। अब थोड़ा सा कंफर्ट जोन है क्या, इसको ज़रा अगर मैं आसान ज़ुबान में बताऊं ताकि लोग इसको रियलाइज़ करें और फिर इससे निकलने में उनको आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कंफर्ट जोन है ये हमारी एक ज़हनी हालत का नाम है। हम अपने इन्वायरमेंट में इस तरह से रहना पसंद करते हैं या उस इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं जो कि हमारे जहन के लिए, हमारी आदतों के लिए चैलेंजिंग ना हो। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें कि फ़र्ज़ करें कि एक रूटीन में एक शख्स चल रहा है तो वो एक कंफर्ट जोन में है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसकी लाइफ भी कंफर्ट में चल रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि जी उसकी लाइफ भी कंफर्ट में चल रही है। मसलन मैं आपको अगर एक आसान सी जुबान में बताऊं तो देखिए, जैसे एक मजदूर है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत हार्डशिप्स हैं उसकी लाइफ में, और शायद उसका कोई गुजारा भी मुश्किल से होता है, लेकिन वो शख्स किसी भी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि आम तौर पे वो एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहा है, लेकिन ऐसा शख्स भी कंफर्ट जोन में होता है। कंफर्ट जोन का ये मतलब है कि चाहे मेरी लाइफ जैसी भी चल रही है, मैं लाइफ अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, जो भी मैं जैसे भी लाइफ में अपनी गुजार रहा हूं, मैं
किसी भी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहूंगा जिससे ज़रा मुझे थोड़ी सी मेरे माइंड में मेरी ज़रा आ जाए, मेरी रूटीन खत्म हो जाए। एग्जैक्टली कोई हलचल सी महसूस हो। अच्छा हरमीत, आप पूछेगा इस हवाले से। जी अब बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाया। मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है? एक वक्त होता था बहुत सारे लोग हम चाहे 90s के 80s में देखते हैं जब, या उनका जो उससे माजी में देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता था और कहीं ना अच्छा, कहीं हरमीत की आवाज़ ठीक कीजिएगा। हरमीत अपना आवाज़ नहीं आ क्वेश्चन, रही अपनी है। क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा। हरमीत की आवाज़ जो है वो अली जी साहब जी को आ आपसे जाए। जानना चाहूंगा कि क्या वजह है कि हम इस कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या चैलेंज की तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं कि हम जिस तरह आपने फरमाया कि ग्रोथ रुकी हुई है, अगर इस किस्म से ग्रोथ रुकी होगी तो आगे बढ़ने के चांसेस भी तो कम हो जाएंगे ना। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आपका कंफर्ट जोन यही और आगे दुनिया की जो चीज़ें हैं, आसाइशें हैं, वो तो बदलती जा रही हैं, तो अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए लाइफ में। जी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन आपने उठाया कि अब इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो लोग हम अपने कंफर्ट जोन में क्यों रहना चाहते हैं। देखिए ग्रोथ जोन जो है उसमें ऑब्वियसली ज़रा कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हमें ज़रा थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, ज़रा अपनी ये जो आराम पसंदी है छोड़नी पड़ती है, कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, अनसर्टेनिटी में डील करना होता है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमें स्ट्रेस होती है। तो ये आप समझ लें कि ये हर एक के बस की बात नहीं है कि वो ग्रोथ जोन में जाए। हाँ जाना ज़रूर चाहिए, लेकिन अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स पार्शली ग्रोथ जोन में या माइंडसेट में ना जाए तो क्या होगा। देखिए जो कंफर्ट जोन है ये दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है रहने की। आप शायद माउंट एवरेस्ट पे आपको इतना खतरा नहीं होगा जितना हमें अपने कंफर्ट जोन में अपनी लाइफ में रहने में खतरा महसूस होता है। अब इसको जरा आसान सा अगर मैं इसको एक सिचुएशन बताऊं तो आप देखें कि कोई भी एक यंगस्टर है, अब वो अपनी किसी जगह पे जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है, तो वो अपनी अब लाइफ गुजार रहा है, उसको फर्ज किया सैलरी मिल रही है, उसका गुजारा ठीक चल रहा है और वो अपनी कंफर्ट जोन में कुछ साल अपने गुजार देता है। अब ना तो उसने कोई स्किल नहीं सीखी, ना तो उसने कोई अपनी कोई एजुकेशन इंप्रूव की, ना उसने कोई अपना कोई साइड बिजनेस किया, सपोजिटली उसने कुछ भी नहीं किया। अब क्या हुआ 5-10 साल बाद, आजकल तो लाइफ भी वैसे बहुत फास्ट है, कुछ उसके डायनामिक्स चेंज हो गए, सपोजिटली शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हो गई। अब वो जो कंफर्ट जोन में किसी शख्स ने तकरीबन सपोजिटली 5-10 साल गुजारे, अब आने वाली लाइफ में जो जितने उसको डिस्कंफर्ट्स हैं, वो जो उसका कंफर्ट जोन था वो उसका सबसे बड़ा डिस्कंफर्ट जोन बन गया। तो ये करना जरूर चाहिए। अब अगेन क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए जो तरक्की करने वाला माइंडसेट है वो हमें अपना बनाना पड़ता है, ये खुद ब खुद नहीं किसी का होता। अच्छा इसमें ना एक और चीज़ भी है, वो मुझे लगता है ये कि मेहनत बड़ी डायरेक्टली कनेक्ट करती है आपके कंफर्ट जोन से। आप उस कंफर्ट जोन में इसलिए रहते हैं बिकॉज आप रेगुलरली एक रूटीन पे रहते हैं। मैंने तो बाज़ लोगों को कहते हुए सुना है कि मेरी पिछले 10 साल से ये रूटीन है। भाई होगी आपकी 10 साल से ये रूटीन, लेकिन 10 साल में आपने कमाया क्या है या आपने एक्सेल कितना किया है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा अगर आप चैलेंजेस की बात करते हैं, जॉब स्विच करने की बात करते हैं, या कोई सोच के एंटरप्रेन्योर जो आजकल बड़े लोग हैं वो सोचकर कोई बिजनेस साइट शुरू करना चाहते हैं, इन सब में लगती है मेहनत और उसमें लगते हैं चैलेंजेस, उसमें होता है रिस्क। ये बहुत कम है हमारे लोगों में। खौफ शायद आप कह सकते हैं, डर है नाकाम होने का, जिसकी वजह से हम इन सबको करने की कोशिश ही नहीं करते। जी एग्जैक्टली बिल्कुल आपने जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेहनत की बात की, तो देखिए मेहनत तो एक कह लें कि कामयाबी का एक बुनियादी असूल है। मेहनत के बगैर तो कंफर्ट जोन और नो कंफर्ट जोन, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो अगर कंफर्ट जोन के पर्सपेक्टिव में बात करें तो देखिए सिर्फ यहाँ मेहनत 100% रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्ट में एक मजदूर की मिसाल दी, अब उससे ज्यादा मेहनत कौन करता है? इतनी सख्ती, गर्मी, सर्दी में वो ईंटें उठा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो एक हद तक तरक्की कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मॉडर्न वर्ल्ड के डायनामिक्स ही ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से हमें कुछ हम ज्यादा खातिर खा अचीव नहीं करते। हमें स्मार्ट वर्क के साथ साथ जो कंफर्ट जोन से बाहर आना, देखें जैसे कि
एक शख्स है वो दिन में 20 घंटे काम करता है, लेकिन वो बस अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है, तरक्की नहीं होगी। 20 घंटे का मुआवजा उसको मिल जाएगा जिस भी जगह पे काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा एक्सेल भी कर जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एक शख्स फर्ज किया 10 घंटे काम कर रहा है और ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम कर रहा है, वो रिस्क कैलकुलेटेड ले रहा है, वो प्लान कर रहा है, वो अपने कंफर्ट जोन से इस तरह बाहर आ रहा है कि वो सोच रहा है कि अब मैंने कुछ नया, कुछ इनिशिएट चीज़ करनी है, उसमें रिस्क भी है, उसमें प्लानिंग भी लगती है, मैं नाकाम भी हो सकता हूं, मुझे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना भी पड़ेगा। तो ये है असल में कंफर्ट जोन से बाहर आना। जिन भी लोगों ने तरक्की की अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज। जी 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 हरमीत डॉक्टर साहब, ये जो खौफ है, यानी सोहा ने भी आपसे सवाल किया, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको बड़े मौके होते हैं कि भाई अगर आप उस जगह चले जाएं तो आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है, आपकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि अगर यहाँ पे तो मामला मुस्तकिल है, अगर वहाँ पे जाएंगे तो शायद 1-2 महीने के बाद निकाल दिए जाएंगे। तो ये जो खौफ है, ये इसको कैसे दूर किया जाए? देखिए इसमें जी बहरहाल ये बड़ी सबसे बड़ी एक हर्डल है, ये जो खौफ है, एक अनसर्टनिटी है कि पता नहीं क्या होगा। हम इंसान जो हैं वो ज़रा गैर यकीनी की कैफियत कोई हमारे मिजाजों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल ज़रा सर्टनिटी हम पसंद करते हैं, वो चाहे रिलेशनशिप में हो, वो चाहे जॉब में हो, वो किसी भी चीज़ में हो, हम ज़रा सर्टनिटी, इंसान की बुनियादी फितरत है कि वो यकीनी की कैफियत को ज़्यादा पसंद करता है। अब आपकी बात पे आते हैं कि जी ये जो डर है इससे किस तरह से ओवरकम हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि इस डर को ओवरकम करके ही ग्रोथ होगी। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जरा ज्यादा रियलिस्टिक सोचें, जरा प्लान हम जरा थोड़ा सा मोर जरा लॉजिकल करें, बहुत बड़े और अनकैलकुलेटेड रिस्क ना लें, अपने आप को जरा बिल्कुल एक थॉरो प्लान करके चलें। आप देखेंगे कि जब हम ये थॉरो प्लानिंग से चलेंगे तो कुछ हद तक फियर जो है वो हमारा कम हो जाएगा। अब इसमें जो दूसरा फियर है उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं। कुछ लोगों को डरने की आदत बल्कि डरने का शौक होता है, वो बगैर वजह की छोटी सी चीज होती है लेकिन हाइपर एक्टिव होते हैं, पैनिक हो जाते हैं बिला वजह, ऐसी एग्जैक्टली वो इतना ज्यादा वो सोचते रहते हैं छोटी सी चीजों को और इतना ज्यादा डरते हैं, और उसकी वजह से जो चीजें, जो मसले, जो खौफ, जो अंदेशे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, वो अपने डर और ओवर थिंकिंग की वजह से वो मसले पैदा कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप किसी की बात पर मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ इस पूरे सेगमेंट को। बात तो बहुत हो सकती है इस पे, लेकिन आप जैसा गुमान करते हैं यकीन जानिए आपको वैसा ही मिलता है। वो कोई जॉब हो, कोई खौफ हो या फिर कोई और चीज़ हो, तो आप गुमान अच्छा करें, चीज़ें अच्छी होंगी। अली थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप इसी नोट पर अपने वीकेंड को शुरू करें कि आपने क्या रिस्क लेना है या अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेकर आनी है इस वीकेंड पे, ताकि अगले आने वाले हफ्ते में आप एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। कुछ भी देर नहीं होता। मतलब आप सोचिए कि अगर आप आज कुछ करना चाहते हैं, आज किस चीज़ का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो आज इनिशिएटिव लेके उसे करें। कभी भी किसी भी चीज़ को देर नहीं होती, आप बस सोचें और गो फॉर इट। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप मंडे से मुलाकात करेंगे आपसे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।